अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आपका और हमारा साथ है सुबह और हफ्ते का आगाज़ है, मंडे है। आप सबको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ लाहौर के अंदर स्मोक की इतनी बुरी स्मोक वेलकम कर रही है लाहौरियों को। मेरे गले में इतनी इरिटेशन है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मोक। आप सुबह आए, इवन आपने मास्क से भी अगर अपना फेस कवर किया होता है, मुझे ऐसा लगता है मास्क के अंदर से भी वो एक स्मोक की अजीब गंदी जलती हुई स्मेल जो है ना वो आ रही होती है। आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने हर तरह के इकदाम कर लिए हैं जो हालांकि इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। छुट्टियां दे के देख ली हैं। अच्छा, बारिश हो चुकी, बारिश के बाद तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अब स्मोक से हमारी कोई जान छूटेगी, हमारा कोई माहौल बेहतर होगा, बट ना तो बारिश कोई बिगाड़ सकी है स्मोक का, ना इस हुकूमत के जो इकदाम हैं। कल इतवार पे मॉल रोड पर बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। सिर्फ साइकिलिंग हो रही थी, कोई गाड़ियां वहां पे मौजूद नहीं थी। मेरा बड़ा दिल किया कि मैं भी घर से साइकिल निकालूं और वहां पे जाके साइकिलिंग करूं। अच्छा, वैसे बाय द वे साइकिलिंग की तरफ अगर आते हैं तो ये भी एक अच्छा स्टेप है अगर हम लोग अपनी रूटीन में साइकिलिंग को लेकर आते हैं। एक तो हमारा इन्वायरमेंट बेहतर होगा और दूसरी चीज ये होगी कि हमारी ये जो हम रोते रहते हैं कि फ्यूल इतना महंगा हो गया है, हमारी हेल्थ भी बेहतर होगी, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, बचत की बचत। अच्छा, ग्लोबली आप देखिए, आपका चेंज होगा। ग्लोबली बहुत ज़्यादा ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ग्लोबली हर जगह पर शेयरिंग साइकिल का स्ट्रक्चर मौजूद है कि आप साइकिल शेयर कर सकते हैं। मुख्तलिफ साइकिल स्टैंड्स बने होते हैं, आपने बस कार्ड स्वाइप करना है और वहाँ से आपने साइकिल उठानी है। जिस जगह पर आपने जाना है, नियर बाय जो भी स्टैंड होगा वहाँ पर जाकर आपने मुख्तलिफ बैंक्स की तरफ से बाहर की दुनिया में तो बाकायदा जो मिनिस्टर्स हैं वो भी चाइना में तो गुजरात जो है साइकिलिंग पे आते हैं और वहाँ पर अब भी जो हम बल्कि लास्ट वीक आपको खबर भी दी थी कि चाइना के अंदर ना अब जो पुलिस वाले हैं ना उनको एक एक्स्ट्रा ड्यूटी मिल गई है। अच्छा। वो ये कि सड़क किनारे जितनी भी पार्क साइकिल्स हैं उन सबको उन्होंने स्टैंड पे जाके रखना होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी चाइनीज़ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको मिल गया। लेकिन साइकिल शेयरिंग, बाइसिकल शेयरिंग हर जगह पर मौजूद है। हमारे यहाँ पर एक स्टेटस सिंबल हो गया, अगर कोई साइकिल चला रहा होगा तो ये तो गरीब है और ये देखो ये गरीब है, ये साइकिल चलाकर कहीं भी आ जा रहा है। उससे पहले आप ये देखिए, साइकिल से एक तो आपकी एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी, दूसरा ये कि आपको आपका चालान नहीं हो सकता क्योंकि उस पर नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं होता। चालान की बात आपने अच्छी बताई है। अच्छा, उसके अलावा चीज़ ये है कि आपकी हेल्थ भी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है। वही तो है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है, आप फिट रहते हैं। और थर्ड ये कि आप इजीली आप गाड़ी में कहीं जाते हैं ना, सिग्नल पे रुके हैं, आपने साइकिल के जरिए ना आप साइड से हो गए कहीं ना कहीं, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं गलियों से निकल के रास्ता बना के अपना इजीली जा सकते हैं। तो ये बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है। फाइनेंशियल आपकी कॉस्ट बचती है, फ्यूल नहीं है। रोज का अगर आप गाड़ी पे ट्रैवलिंग करते हैं तो 2000 रुपए का तो फ्यूल आपका लाजमी लगेगा। तो अगर ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ में ले आए, एक तो हमारा माहौल बेहतर हो जाएगा, फिर दूसरी हमारी सेहत बेहतर हो जाएगी, जेब भी हमारी बेहतर हो जाएगी। तो साइकिलिंग का रुझान हमें पैदा करने की जरूरत है। दुनिया भर में जितने डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ के वुज़रा तो बड़े फ़ख्र के साथ साइकिलिंग करते हैं, साइकिल पर आते जाते हैं, इसलिए उनका माहौल भी आपने देखा कि कितना साफ है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो अब मुझे तो अभी लिटरली यहाँ पर भी हमारे स्टूडियो में भी ऐसे लग रहा है, हवा तो वही है ना, स्मोक वाली हवा है। ऐसे लगता है गले में इरिटेशन है, आंखों में जलन है। सुबह सुबह आई डोंट नो कि बाकी लोग कितना डैमेज हो रहे हैं, लेकिन स्मॉग ने मुझे मुझे बहुत ज़्यादा, आई एम सो मच अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस स्मोक कि मैं ऑल द टाइम फ्लू में हूँ, ऑल द टाइम स्नीजिंग है, आंखों में मेरी जलन है। मैं यही घर में भी हर वक्त कह रही होती हूँ क्यों मुझे ऐसा है स्मोक। सब कहते हैं तुम्हें स्मोक ना लड़ गई है, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मुझे स्मोक इतना डिस्टर्ब कर रही है। दूसरे घर में ये मसला है, मुझे स्मोक बहुत ज़्यादा दूसरे घर में ये मसला। अब तो स्मोक और फोग का फर्क ही खत्म हो गया है, ये समझ ही नहीं आ रही है ये स्मोक है ये फोग है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अब जो भी गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमें पता है कि इस जो गवर्नमेंट में ये इसके पास इतना मैंडेट नहीं होता, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। लेकिन नई जो गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद, उसकी तरजीहात में पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट के हवाले से, इन्वायरमेंटल चेंज के हवाले से हमारी हुकूमतों को काम करने की ज़रूरत है। exactly. वरना ये कोई हल नहीं है। जब स्मोक सर पर आ जाती है, अक्टूबर नवंबर आता है, तो फिर हमारी हुकूमतें जागती हैं, फिर उसके अलावा मेजरमेंट लेने होते हैं। ये तो पूरा साल इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि अगर स्मोक जो है वो है बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से आप ये देखिए कि जिसकी वजह से सांस लेने में मसला आ रहा है। ये सिर्फ नवंबर और दिसंबर की आपने बात की है, नो एब्सोल्युटली नॉट।
ऐसा है कि जैसे ही जून जुलाई आता है उस दौरान भी आप देखिए हमारे हवा के अंदर सनलाइट इतनी शदीद होती है, शिद्दत से सूरज निकला होता है। गर्मियों का मौसम है तो शायद हमें स्मोक फील नहीं होती, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स आपको उसी तरह फील होंगे। उस दौरान भी जून जुलाई के अंदर भी हमारा AQI लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जिसकी वजह से गर्मियों में भी आप देखिए होता है ना, अब गर्मियों में भी गर्मियों में कैसे फ्लू हो सकता है, तब भी स्मोक की वजह से ऐसा हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और स्मोक की वजह से आपकी तबीयत खराब होती है। जब नवंबर आता है, ये पूरा साल इस पर काम करने की ज़रूरत है, पूरा साल इस पर हमें काम करना होगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। आई थिंक ये जो मसनूई बारिश का भी कहा जा रहा है, इस पर आगे हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। मसनूई बारिश में भी जो है वो कोई इतना बादलों का एक तनासुब होना चाहिए, इतनी बुलंदी पर होने चाहिए है, उस पर बादलों में इतना पानी होना चाहिए है, और अगर 2 घंटे की बारिश भी करनी है तो 2 घंटे की बारिश के लिए भी आपको 10 से 15 करोड़ चाहिए हैं। और फिर चाइनीज़ जो एक्सपर्ट है उनको भी बुलाया जा रहा है ताकि वो आके मुआयना करें। इस टेक्नोलॉजी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, तो मसनूई बारिश जो है वो कितनी अफेक्टफुल होगी, सूदिंग होगी, और क्या मसनूई बारिश करने के बाद भी क्या जो हमारे यहाँ स्मॉग है ये कम हो जाएगा या नहीं, ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन। अल्लाह करे हमारी हुकूमतों को इसकी रियलाइजेशन हो कि स्मोक जो है ये बहुत संजीदा मसला है। ये 2-4 छोटे मोटे इकदाम करके, स्कूल से छुट्टियां देकर, बच्चों को मास्क का कहकर या मॉल रोड को एक दिन के लिए साइकिलिंग की इजाज़त देकर, तो ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इस पे बड़े तवील मुद्दती इकदाम की ज़रूरत है, तभी जाके इससे हमारी जान छूटेगी। अच्छा जी, स्मोक पर तो बहुत बात कर ली है, स्मोक के बाद ज़रा क्रिकेट के रोग पर बात कर लेते हैं। क्रिकेट में हमारी माशाल्लाह जैसे हर जगह पे सियासत हमें देखने को मिलती है जी, क्रिकेट का भी ये हाल है। हमारे बड़ा अच्छा टैलेंट माजी में भी और अब भी सियासत की नज़र हुआ है, और जिस तरह आपको पता है कि इमाद वसीम ने भी अपनी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है जी, तो उसके बाद फिर 2-3 क्रिकेटर्स का और भी सुन रहे हैं। लग ऐसे रहा है, ये तासुर पहले से ज़्यादा खुलकर सामने आ रहा है कि अब हमारी क्रिकेट भी कहीं ना कहीं पोल्यूट हो रही है सियासत में आकर। यही बात है, और इमाद वसीम इज़ सच अ यंग टैलेंट, ही इज़ रियली गुड। कराची किंग्स की वो कप्तानी भी कर चुके हैं, और कराची किंग्स आपको याद होगा PSL के मैचेस में ही वॉज द ओनली वन जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इतने अच्छे बैटर को जाने देना, आई थिंक ये बड़ी एक बैड लक है। इतना बेहतरीन आपका ऑलराउंडर है, इमाद वसीम को वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं लेकर गए। पीसीबी कहा तो था इस तरीके से उन्होंने उसका थैंक यू किया है जैसे पीसीबी बड़ी देर से मुंतजिर था। ग्रुपिंग थी ना, उनको खुशी हुई है इस चीज की। एग्जैक्टली, ग्रुपिंग थी। आप ये देखिए कि बाबर आजम के साथ उनकी नहीं बनती थी, सबको पता था कि बाबर आजम ग्रुप्स के ये बहुत टोटली ऑपोजिट जा रही है, अगेंस्ट जा रहे हैं, और ये उसके अंदर सम अप नहीं हो रही है, तो इस वजह से उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं बनाया गया। और फिर कितनी देर से उन्हें रेस्ट पे तो रखा गया हुआ था, उनको खेलने तो इस तरह से दिया नहीं जा रहा था, मौका नहीं दिया जा रहा था। दूसरी जानिब जो लोग हैं उनकी ये भी राय है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने नेशनल क्रिकेट पर प्रायोरिटी दी है T10 लीग को, इन्होंने वो खेलनी थी, इसकी वजह से इन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज। कुड बी पॉसिबल, लेकिन आप देखिए कि वो नेशनल क्रिकेट के अंदर परफॉर्म, उनको मौका कहाँ दिया जा रहा था। PSL के बाद से उन्होंने कहाँ पर खेला है, ना आपके टेस्ट सीरीज़ में थे, ना आपके ये वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने, उस टीम का भी हिस्सा नहीं थे, बट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर। आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इमाद वसीम, ही प्लेड रियली वेरी वेल, एंड दैट इज़ सच अ बैड लक। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे बात करते हैं। अवैस, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। इमाद वसीम के रिटायरमेंट, गुड बाय कह दिया उन्होंने हमारी टीम को, व्हाट डू यू थिंक, ये उनका डिसीजन ठीक था या PCB ने जो उन्हें गुड बाय कह दिया है, PCB का डिसीजन ठीक है? तो आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मामला चल रहे हैं, तो सीरियसली समझ नहीं आ रही किसका डिसीजन अच्छा है और किसका नहीं है। जिसको डिसीजन में शायद मैं कहता हूँ जाना चाहिए, वो तो जा नहीं रहे हैं, वो तो चिपके हुए हैं सीट के साथ। लेकिन देखा जाए इमाद वसीम का तो ऐसा कौन है, नहीं, मैं ज़काशर साहब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो मामला है। लेकिन देखा जाए तो इमाद वसीम का आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट रोल था पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जिस तरीके से वो खेलते हुए आए हैं, पूरे अपना पाकिस्तान के लिए सर्व भी करते हैं। आपको याद है कि चाहे वो अफगानिस्तान सीरीज की आप बात, अपना अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर मैच हीरोइक्स की बात करें, चाहे जहां पर इनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ी तो इमाद वसीम ने पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त सर्व किया। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज आपको पता रही है कि काफी अरसे से इमाद वसीम को ऑब्वियसली चांस भी नहीं मिला पाकिस्तान टीम में। आपने कोशिश की नवाज को भी इंडक्ट करने की यहाँ पर, फिर जब ये अभी वर्ल्ड कप चल रहा था तो सब ये बातें कर रहे थे कि अगर स्टैट्स की बात करें तो इमाद वसीम
डिजर्व करते हैं चांस। पाकिस्तान वनडे साइड में वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं वहां पर पिक किया गया। लेकिन अब बड़ा ब्लो है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ही वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान। अब पता नहीं ये भी खबरें अभी सदाकत कितनी इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता खबरें आ रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे और मोहम्मद आमिर से रब्ता किया है कि अगर आप लोग रिटायरमेंट वापस लेने का सोचते हैं तो आप लोग हमारे T20 के प्लान में हैं। क्योंकि मैंने वहाब भाई को भी देखा आमिर के बारे में बार बार बात करते हुए, तो दोनों के भी क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो खास करके उहदेदारान बैठे हैं उनका है। देखें, प्लेयर्स अपनी जगह हैं, जब तक आपके क्रिकेट बोर्ड में सेटलमेंट नहीं होगी 2 से 3 या 4 महीने से ज्यादा कौन सा आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त चेयरमैन है वो रहा है सीट के ऊपर, तो ये इंस्टेबिलिटी पूरी टीम में भी पैदा होती है, कोचिंग स्टाफ में भी पैदा होती है, सारे स्टाफ में पैदा होती है, फिर टीम की परफॉर्मेंस बुरी होती है। तो फिर बाबर आजम की भी रिटायरमेंट का जो है, बाबर आजम भी रिटायर्ड हो रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? नहीं, बाबर आजम तो रिटायर नहीं होते, उनकी तो बड़ी क्रिकेट पड़ी हुई है इस वक्त, वो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त अगर मैं उस दिन पिंडी स्टेडियम में ही देख रहा था उनके ग्लिम्सेस, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर आपको पता है प्रैक्टिस सेशन जारी था और एक डिफरेंट बाबर आजम आपको नजर आ रहे थे। थोड़ा सा मैंने कहा लास्ट टाइम भी आप लोगों की जब कप्तानी से बंदा उतरता है, क्योंकि कप्तानी पाकिस्तान टीम की किसी भी टीम की करना वो आसान चीज नहीं होती, प्रेशर सिचुएशन होती है बंदे के ऊपर। और अब लग रहा था थोड़े से रिलैक्स नजर आपको आए। और ऑस्ट्रेलिया का टूर आपको पता बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पर जो भी एशियन साइड जब भी विजिट करती है ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो कोई भी टीम हो, उसके लिए आसान नहीं होता। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा सदके के बकरे जो उनसे शान मसूद देखे जाएं, क्योंकि आप बकरा बेसिकली बना के भेजते हो किसी भी कप्तान को। इस टाइम पे जब आपने कप्तानी उनको दी है, बैकअप सारा कुछ मामला, लेकिन आपको फिर थोड़ा लॉन्ग रन देना पड़ेगा। देखें, 3 टेस्ट मैचेस के ऊपर आप किसी प्लेयर को डिसाइड नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज आपने हमेशा देखी है एशियन कंडीशंस के लिए। इंडिया की टीम लास्ट टाइम वहां पर 36 पे पूरी आउट हो गई थी, बेशक वो टेस्ट सीरीज जीते थे, लेकिन 36 पे पूरी टीम आउट हुई थी। तो टफ होता है वहां पर, इतना आसान नहीं होगा। तो यही है कि आपको बैकअप करना पड़ेगा। अच्छा अवैस, थोड़ा सा लॉन्ग रन बिल्कुल ये आपने बताया ठीक है, चीफ सिलेक्टर भी चेंज हो गए, नीचे मैनेजमेंट के लोगों ने भी रिजाइन कर दिया, बॉलिंग कोच भी हमें गुड बाय कह गए, लेकिन आपको लगता है कि जब तक चेयरमैन पीसी भी रहेंगे तो ये सूरत हाल तो ऐसी ही रहेगी? आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज आ रही है वहां पर क्या चेंजेस आपको नजर आ रही हैं? कौन कौन खिलाड़ी चेंज हो रहे हैं और किनको होना चाहिए? देखें, स्क्वाड तो आपका अनाउंस हो चुका है यहाँ पर, अच्छा स्क्वाड लगता है टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक आपकी स्टेबिलिटी क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं आएगी। आप बात चेयरमैन की कर रहे हैं, आपको पता है फरवरी में इलेक्शन है, उसके बाद फिर किसी ने जो भी आएगा अपना पॉलिटिकल, अनफॉर्चुनेटली ये सीट है, जो भी आएगा वो पॉलिटिकल बंदा फिर अपना आगे यहाँ पर ला के रख देंगे, फिर वो सारा निजाम चेंज करेगा, फिर सारे मामला होंगे। डिस्टर्ब तो हमेशा लगी रहती है। अभी देखें डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी हो रही है, लेकिन सीरियसली अगर आप लड़कों से बात करें तो बेचारे ही परेशान रहते हैं कि पता नहीं 2 महीने के बाद क्या होना है, क्या ये सिस्टम फिर खत्म हो जाएगा। एक देखें रोजी रोटी एक बंदे की लगी हुई है साथ, जो लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं, फिर सिस्टम चेंज होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मामला तो जब तक मैं कहता हूँ कि एक बंदा देखें। अच्छा, 2 चीजें इतने कोई अमेंडमेंट्स या इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई भी सुपर बंदा आ जाए और वो किस सुपर किस्म के रूल्स तो इंट्रोड्यूस करवाता ही नहीं है। वो कोई आईजी पंजाब आते हैं ना, वो पुलिस वालों की आके कोई खाकी वर्दी कर देता है, वापस आके कोई ग्रीन वर्दी कर देता है। तो इसमें भी यही है, सिर्फ यूनिफॉर्म ही चेंज होता है। की तो कोई बात करता ही नहीं है ना। देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, 2 चीजें होती हैं यहाँ पर। एक होता है अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है अच्छा जो क्रिकेट जिसने खेली उसको पता क्रिकेट की समझ बूझ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऑब्वियसली वो पावरफुल होता है, क्योंकि ही इज द चेयरमैन, आखिरी सारे जितने मामला हैं उसी से डिस्कस होते हैं। लेकिन क्रिकेट के मामला में मैं कहता हूँ कि जब तक आप बेहतर है क्रिकेटर्स से, जो एक्स क्रिकेटर्स आपके बैठे, जब तक उनसे आप मुशावरत ना लें और अगर आप खुद इस पे मामलात करें तो वो फिर आपका बेड़ा गर्क करती हैं। वो आपको वर्ल्ड कप में भी नजर आई हैं चीजें जो थी, फिर बाद में आपको जाके होश आई, अच्छा ये खराब हो गया, चलो जी एक्स क्रिकेटर्स को बुला के यहाँ पर तो मैं डिस्कशन कर लूँ। तो ये चीजें जो सी पहले आपको सोचनी पड़ती हैं। सबसे बड़ा इस वक्त मैं कहता हूँ कि सवालिया निशान आपके जो थिंक टैंक जो बैठा हुआ इंटरनेशनल जो कैलेंडर ईयर बनाता है पूरा आपका, जो उनसे इंटरनेशनल क्रिकेट को जो पूरा स्ट्रक्चर करता है अपना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उनका था कि जिस वक्त आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी तो क्या ठीक है कुर्सी का मामला लगा हुआ था, क्या आप लोग सोए हुए थे? आप लोग तो अलग एक डिपार्टमेंट हो, आप लोगों का काम नहीं बनता था कि हम लोग पाकिस्तान के लिए प्रॉपर क्रिकेट सीरीज जो सी वो डिजाइन करें ताकि हमें पता हो कि हमारी टीम ने वर्ल्ड कप में एंटर होना है और कौन सी टीम जो सी हम लोगों ने उतारनी है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट वही था कि कुर्सी वाले मामले में आप भूल गए, आपने अफगानिस्तान के अलावा तो कोई सीरीज खेली नहीं थी, आप डायरेक्टली एशिया कप में गए, उसके बाद आप वर्ल्ड कप में आ गए। अब T20 वर्ल्ड कप है इसी साल, आपको पता, बल्कि साल आ गया हुआ है इसका,
और इतना को टाइम है नहीं, 6 महीने आपके पास रह चुके हैं और 6 महीने के अंदर अंदर जो सा आपने अपनी टीम जो सी तश्कील देनी है। T20 में बेशक आप बहुत तगड़े हैं, लेकिन जो मामलात आपके गुजरे हैं यहाँ पर सारे मामलात हैं, तो आई गेस ये अभी टाइम होता है जहाँ पर आप टीम प्रॉपर बना के वर्ल्ड कप के लिए उतारते हो। आपके पास सीरीज बहुत है, इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड की T20 सीरीज है, तो आई गेस अच्छी तैयारी आप करोगे और अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम आपको डिफरेंट नजर है। और आपको पता है कि आईसीसी भी हमेशा से अब जितने कैलेंडर ईयर्स बनते हैं उसमें जानबूझ के पाकिस्तान इंडिया का ओपनर डालता है, क्योंकि उनको पता है इट्स अ बिग रेवेन्यू। और वहां पर भी न्यूयॉर्क में सबसे पहला जो ओपन मैच है पाकिस्तान इंडिया का। अच्छा, ये T10 लीग की तरफ भी आई थिंक अब हमें सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। ये भी एक वर्ल्ड कप होने जा रहा है अमेरिका के अंदर। विनिंग स्क्वाड क्या हो सकता है? अभी इसी तरह जिस तरह एक कप्तान पे हम लोग मुत्तफिक नहीं हो रहे कि कौन हो सकता है, तो इसी तरह T10 के लिए भी कोई एक नया अलग सा एक अनोखा कप्तान आएगा? नहीं, देखिए T20 अपना यूएसए में खेला जा रहा है, T10 तो लीग जोन सी है दुबई में खेली जा रही है। T20 के लिए तो आपको पता है कि टीम जोन सी है कप्तानी शाहीन अफरीदी के हवाले किया गया हुआ है। और एक चीज आप लोगों को हमेशा एक चीज टेस्ट होगा शाहीन अफरीदी के लिए, ठीक है अग्रेसिव कप्तान है जो भी है, लेकिन शायद लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि जो लीग क्रिकेट है उसकी कप्तानी करना एक डिफरेंट चीज है और एक पाकिस्तान की कप्तानी करना एक अलग सिस्टम है। वहां पर आपका इंटरनेशनल चीज होती है, प्रेशर होता है, सारे मामलात हैं। टेस्ट होगा शाहीन अफरीदी के लिए, आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि जिस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये चीजें जब पैदा हुई हैं, चाहे एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप में, कि जी शाहीन अफरीदी कप्तान बना दे, तो वो डाउट्स पैदा करती हैं कि इंसान है ना, देखें इंसान के दिमाग में तो डाउट्स पैदा करते हैं। बाबर के भी कि यार कि ये तो नहीं मेरे पीछे था कप्तानी से उतारने के पीछे। शाहीन के दिमाग में भी चल रहा होगा कि मैं अपने आप को साफ कैसे करूं, यार मैंने आपको नहीं उतारा कप्तानी से। तो ये जो चीजें डाउट जो पैदा किया गया इसको टाइम लगता है सेटल होते हुए। अब अगर आपने कप्तान बना दिया किसी को तो बैकअप करें, जो भी रिजल्ट है अल्लाह तो करेगा। रिजल्ट आपको लगता है कि जो चीजें हैं, ये जो चेंजेस हुई हैं, शाहीन कप्तान बने हैं, बाबर को साइड पे किया गया है, कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट में नजर आएंगी इसकी हाइलाइट्स, कहीं ना कहीं इसका असर होगा हमारी क्रिकेट पर? देखें आपको कप्तानी के अंदर 4 साल तो बाबर को दिए गए थे, आपको पता, लोग यही बात करते हैं कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। T20 में तो डिलीवर किया बाबर ने, वनडे के अंदर अनफॉर्चुनेटली आपने डिलीवर नहीं किया। लेकिन वनडे में कितने मैचेस मिले हैं पाकिस्तान को? फिर मैं वही बात करता हूँ, आपको इतने खास करके मैचेस मिले नहीं है पूरे कैलेंडर ईयर में। लेकिन शाहीन अफरीदी के अग्रेसिव कप्तान है, नए कप्तान है। ये नहीं मैं कहता कि उनके बाद जादू की छड़ी आते ही वो 2 मैचेस के अंदर आपका पूरा जो ये काया वो पलट के रख देंगे। टाइम लगता है किसी भी नए कप्तान को। मैंने कहा ना, पाकिस्तान की कप्तानी करना एक डिफरेंट चीज है, लीग क्रिकेट की कप्तानी करना एक डिफरेंट चीज है। सबसे बड़ा दुख इस चीज का होता है, मैं भी लीग से वाबस्ता हूँ, फ्रेंचाइज से, लेकिन जिस वक्त प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं करता तो आप डिसोन करते हो सारे प्लेयर्स को। जब प्लेयर परफॉर्म करता है तो आप कहते हो हमारा लड़का है। तो यार पाकिस्तान मेरे लिए पहले है, फ्रेंचाइजेस बाद में है। हमें ये चीज कलेक्टिवली सोचनी पड़ेगी कि हम लोगों ने अगर बैठ के ये कहना है कि जी हमने तो T20 के लिए लड़के बनाए थे, हमने वनडे क्रिकेट के लिए बनाए नहीं थे। भाईजान, जिस वक्त आप पाकिस्तान खेलते हो तो आप पाकिस्तान के लिए लड़का बनाते हो, आप फॉर्मेट के लिए लड़का नहीं बनाते हो। आपने पाकिस्तान को दिया होता है, आपने उसके ऊपर मेहनत करनी होती है। तो ये चीजें करना लिटरली दुख होता है। तो फिर आपको नहीं लगता कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए जिसमें फिर T20 वाले जो लोग हैं, अगर तो वो सिर्फ लीग क्रिकेट ही उन्होंने खेलनी है, तो फिर कुछ एग्रीमेंट इस किस्म का हो जाए कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली ये लड़के जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्हीं के हैं, फिर वो इनको ऑन करें। जो अपनी टीम है वो फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट से जो खेलते हुए आ रहे हैं, ताकि वो आगे आकर हमारी टीम की कप्तानी करें या टीम का हिस्सा बने नेशनल टीम की। दैट कुड बी पॉसिबल। देखिए हमेशा बात की जाती है कि 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए 3 डिफरेंट टीमें होनी चाहिए। आजकल यही टीमें पूरी दुनिया में कर भी रही हैं। वनडे T20 टेस्ट के डिफरेंट फॉर्मेट के प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं कहता हूँ कि शायद हमें इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज हुई इस दफा कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हरकत में नजर आया। आपके प्लेयर्स जब आए, आप लोगों ने देखे, आपके लड़के T10 खेलने जाने वाले थे, वो रुके, उन्होंने डोमेस्टिक प्रेफर किया यहाँ पर खेलना। क्योंकि मुझे याद है एक आपका जो क्लॉज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, एग्रीमेंट का, बेसिकली जब आपका होता है वो ये कहता है कि आपने पाकिस्तान में लीग क्रिकेट खेलनी है और एलिजिबल तभी होगे पाकिस्तान खेलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अब नजर आ रहा है कि फॉलो किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आपके प्लेयर्स, शोएब मलिक की बात करें, जितने बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें T10 खेलने जानी थी, सारे के सारे डोमेस्टिक खेल रहे हैं। उससे फायदा ये होता है कि यंगस्टर्स भी आपके जो उनसे मोटिवेट होते हैं कि हमारा सीनियर कैंपेनर खेल रहा है, हमने जान मारनी है हमारे मैचेस में। सबसे बड़ा जो
इशू जब आप फाइनेंशियली बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करें कि वो क्यों नहीं लीग अपना पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर ज्यादा स्पॉन्सर करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं सारे के सारे वो लीग्स खेलने गए होते हैं या इधर बिजी होता है कैलेंडर ईयर, वो खेलते नहीं है तो वो हट जाता है। तो अब जो नजर आया मुझे उस दिन भी के लड़के जान मार रहे हैं, उनको पता है कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी यहाँ पर खेल रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, हमने जान मार रही है, इनको बताना है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी केपेबल हैं पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलें जी, अल्लाह करे हमारी ये जो क्रिकेट है यहाँ से सियासत से आज़ाद हो, हमारे खिलाड़ी जो हमारा टैलेंट है वो सियासत की नज़र ना हो। माजी में कितने ऐसे शानदार खिलाड़ी थे जो सियासत की नज़र हुए हैं, उनका करियर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। बहुत शुक्रिया वैसे आपके वक्त का, और यही चीज़ है ऐसा तो होता है कि कितने एक्सपर्ट होते हैं, कितने अच्छे टैलेंटेड होते हैं लोग, लेकिन फिर भी जो लेकिन जब आप चेयरमैन पीसीबी सियासी बेसिस पर लगाएंगे तो फिर सियासत तो होगी ही। ऐसे ही होता है, सियासत से फिर आपका टैलेंट जो है वो डिस्करेज भी होता है और ख़राब भी होता है और ख़त्म भी हो जाता है, ज़ाया भी हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और फ़लस्तीन के इशू पर बात करेंगे। जंग बंदी माहदे के तहत जो फ़लस्तीन जो हमास थे उन्होंने यरगमालियों को रिहा करना था और 20 यरगमाली जो हैं वो रिहा कर दिए गए हैं। एक ग्रुप है, इससे पहले भी जो यरगमालियों को रिहा करने का एक मंसूबा चला था, लेकिन उसमें हुआ ये था कि इज़राइल की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों पर फ़लस्तीनियों पर दोबारा से बमबारी की गई थी, जिसकी वजह से हमास ने ये सिलसिला रोक दिया था। लेकिन अब फाइनली कुछ जो यरगमाली हैं वो इजराइल की जानिब से रिहा किए गए हैं, जिसमें 39 यरगमाली इजराइल की जानिब से रिहा किए गए हैं और 20 फलस्तीनी जो हैं फलस्तीन की जानिब से रिहा 20 इजरायली फलस्तीन हमास की जानिब से जो 20 यरगमाली बनाए गए थे, जिसमें कुछ इसराइली थे और कुछ अमेरिकन थे, इजरायली थे और कुछ गैर मुल्की थे। उन गैर मुल्कियों को रिहा कर दिया गया है और साथ में 13 जो इसराइली थे उनको भी रिहा कर दिया गया है। इन रिटर्न जो बूढ़े लोग थे जो कि फ़लस्तीन की जानिब से जो फ़लस्तीनी थे जो कि इजराइल की कैद में मौजूद थे, बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन, प्रायोरिटी बेसिस पे हमास की जानिब से कहा गया था कि उनको रिहा किया जाए। मतलब अब ये देखो कि उन्होंने कहा यह जा रहा था कि शायद जो मतलब वेस्ट थी कि फ़लस्तीनी जो हैं वो टेररिस्ट हैं और इजराइल ने, लेकिन आप देखें जिन यरगमालियों को रिहा किया है हमास ने, कितनी उनकी तारीफ की जा रही है कि वो उनकी वीडियो सामने आ रही है, किस शानदार अखलाक का मुजाहरा किया है हमास की जानिब से। खुद कैदी जो हैं वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारी हर तरह की सहूलियात का, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमसे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा इन्होंने हमारा ख्याल रखा है। तो ये बहुत अच्छी है। अच्छा, कतर और मिस्र का, इजिप्ट का बहुत अहम रोल है इस रिहाई में, इनका बहुत अहम किरदार है। अब अल्लाह करें ये चीज़ें बेहतर हों, इसी तरह मामला आगे हों, क्योंकि जंग किसी के भी हक में बेहतर नहीं है, जंग सिर्फ अपने साथ तबाही लेकर आती है। हमने देख लिया है दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम के बाद लाखों लोग लुक़्मा अजल बने, लेकिन टेबल टॉक पर आके मामला हल हुए। अफ़गानिस्तान का मामला देख लें, अमेरिका का बिलाखिर मुज़ाकरात पर आके बात ख़त्म हुई है। अल्लाह करें हम इससे सबक सीखें। डिफेंस एनालिस्ट असद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, किस तरह देख रहे हैं ये डेवलपमेंट आप के दोनों जानिब से अब एक ब्रेक थ्रू हुआ है, आइस मेल्टिंग हुई है, इजराइल की जानिब से भी यरगमालियों को रिहा किया गया है, हमास ने भी फ़लस्तीन जो रिहा किया इसराइलियों को। अब लगता है आपको आगे हालात मज़ीद बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो आप नहीं कह सकते कि हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे या सिचुएशन किस तरह की होनी है, बट आई वुड से कि आप ओवरऑल एटीट्यूड देखें, आप अमेरिका का, वेस्टर्न वर्ल्ड का, और जिस तरह आप इनकी बैकिंग देखते हैं इसराइल की इन कुव्वतों की जानिब से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सिचुएशन को इतनी इम्प्रूव करेगी। लेकिन एक ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर से पहले की अगर हम बात करें तो जो इजराइल को आप पूरी दुनिया के अंदर देखते थे, उसको फैलता हुआ, उसके ताल्लुकात इस्तवार होते हुए, स्पेशली मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ, और फिर एक पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट था कि इजराइल इज इनविंसिबल, इसको इजराइल को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसका आयरन डोम सिस्टम, उसकी एयरफोर्स, उसका एयर मिसाइल सिस्टम, उसकी ग्राउंड फोर्सेस, और उन्होंने जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड, इजराइल ने जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया हुआ था, दे आर एक्चुअली, आप कहते हैं जी कि
दे आर द रियली मतलब टॉप क्लास और ग्रेट सोल्जर्स। तो एक तो वो सारा खत्म हुआ, आप ये जरूर कह सकते हैं। और आपने देख लिया कि इजराइल आर्मी उनके टैंक्स की बात करें, उनके गाड़ियों की बात करें, उनकी एपीसीज की बात करें, और फिर उससे भी ज्यादा उनके जो सोल्जर्स, उनका रवैया और जिस तरीके से उन्होंने वो जंग लड़ी या वो निर्गे के अंदर आए, तो आप ये कह सकते हैं कि वो सारी चीजें हवा में उड़ गई। आप यकीन मानिए, मतलब नोबडी कुड एवर एक्सपेक्ट, सच्ची बात मैं बताऊं, व्हाइल वी सिटिंग हियर इन पाकिस्तान, हमने भी कभी इस तरीके से इजराइल को नहीं सोचा था कि वो जिसको कहते हैं ना कि वो रेत की दीवार, उनका एक पूरा डिफेंस सिस्टम होगा, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ है। तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि हमास ने या फलस्तीन के हमारे जो बहादुर भाई हैं, उन्होंने जो डेंट डाला है ना इजराइल को, वो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि नहीं अच्छा इमीडिएटली चंद अरसे के बाद जो है, कुछ अरसे के बाद आप उसको उसी तरीके से दोबारा देखेंगे। नो, नॉट एट ऑल। उनका बेतहाशा नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए कि अब जो ये तीसरा ग्रुप रिहा किया गया है और जंगबंदी चल रही है, उसके बाद मज़ीद जो ट्रक्स हैं जो एड के, वो कहा जा रहा है कि वो फ़लस्तीनियों तक आने दें ताकि उनकी इमदाद तो की जा सके। लेकिन ये तो टेम्परेरी रिलीफ है ना। आपको क्या लगता है कि आगे सीरियसली इजराइल के साथ किस तरीके से निगोसिएशन की जाए, किस तरीके से बात की, क्योंकि एट दी एंड डिस्प्यूट तो मौजूद है ना, डिस्प्यूट तो रहेगा। जो बैतुल मक़दस है उस पर तो डिस्प्यूट रहेगा, या ज़मीन की टेरिटरी पे कि किस हिस्से में फ़लस्तीन रह सकते हैं, किस हिस्से में इजराइल रह सकते हैं। फ़लस्तीनी बेचारे तो बारिश का पानी तक जमा नहीं कर सकते, उस पर भी इजराइल ने कंट्रोल किया हुआ है। तो आगे इसको निगोसिएशन की तरफ हमें किस तरीके से इस मामले को लेकर जाना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैं एक आपसे अर्ज करूं, इन तमाम तर बुराइयों की जड़ हम कहते हैं इजराइल है, लेकिन इजराइल के पीछे कौन है? इस बेसिकली यूरोपियन यूनियन की आप बात करें, आप यूके की बात करें, और फिर आप उससे भी ज्यादा आप अमेरिका की बात करें। देखिए, इस कुछ चीजें सिंपल एज सच नहीं है। डू यू थिंक कि अगर अमेरिका चाहता तो ये सिचुएशन इस हद तक खराब ना होती? इन्होंने जो फलस्तीनी है उनको बिल्कुल आप कहते हैं कि दीवार के साथ लगा दिया। सर्टली आप जब किसी को भी इस हद तक दीवार के साथ लगा देंगे, उसका एक लिहाज से रिएक्शन आना है। रिएक्शन वाज वेरी 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 फोर्सफुल एंड वेरी फियर्स। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि मे बी फॉर द टाइम बिंग आप फील करें कि नहीं अच्छा जी कुछ रिस्पाइट आया, या ओके ये कुव्वतें बीच में आई हैं और उन्होंने अमन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर ये जिसको कहते हैं ना एक हाफ बेक किसी तरह का कोई फार्मूला लेकर आएंगे कि अच्छा जी इजराइल को आपने पावरफुल रखना है, वाई उसको पावरफुल रखना है, वाई बिकॉज वो चाहते हैं कि मिडल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उनके ऊपर वो चेक रखें इजराइल की शक्ल के अंदर। वो तो सारी दुनिया को एक लिहाज से पता है। इजराइल को जैसे इंडिया को वो चाहते हैं कि वो इलाकाई कुव्वत बननी चाहिए, सुपर पावर होनी चाहिए। इजराइल को एग्जैक्टली दे वांट लाइक दिस कि जी ईरान के ऊपर चेक, मिडल ईस्ट के ऊपर चेक, वो सारा कुछ करना चाहते हैं। तो जब तक स्पेशली यूरोप और अमेरिका जो है ना वो असले की मंडी को गर्म रखेगा, जब तक वो अपना असला बेचना चाहेंगे, जब तक ये नहीं चाहेंगे, अब इस वेरी डिफिकल्ट हम ये कहें वी आर स्टिल फार बेसिकली फॉर द पीस, नॉट ओनली फॉर, मैं कहूँ आपसे कि फलस्तीनियों की, कश्मीरियों का भी एक ऐसी सिचुएशन है। जी बिल्कुल। कर्नल साहब ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि इस चीज़ के बाद ये जो बिल्कुल जो इमदादी रिलीफ तक तमाम रास्ते बंद किए हुए थे इजराइल ने, किसी किस्म की कोई माली मदद पहुंच नहीं पा रही थी, उसके बाद फिर आप देखें कि पानी की पाइपलाइंस तक बंद की हुई हैं, फ़लस्तीनियों को किसी भी तरह से जो एक ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो सकती थी वो हम देख रहे हैं। इसके बाद आपको लगता है कि ये चीज़ें भी ज़रा बेहतर होंगी, गज़ा के लोगों को थोड़ा सा सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा? देखिए, अमेरिका के ऊपर या इजराइल के ऊपर बेतहाशा इंटरनेशनल प्रेशर है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। बट याद रखिए कि इजराइल को लीड कौन कर रहा है? नेतन्याहू जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट लीड कर रहा है। ही इज द प्रीमियर ऑफ दैट कंट्री। ये अलग चीज़ है कि नेतन्याहू अभी जब ये जंग भी खत्म होती है तो आई थिंक द पीपल इन इजराइल दे आर गोइंग टू टेक हिम ऑन। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो इमदादी सरगर्मियाँ, देखें बात तो ये है ना कि ये तो वो मुल्क से आप एक्सपेक्ट करें जिसके अंदर कोई इंसानियत की कोई रमक मौजूद हो। आई एम टॉकिंग ऑफ इजराइल। या आप ये कहें कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की किसी तरह की पासदारी हो। आप अगर नक्शा उठा के देखें व्हाट वाज ये सारा फ़लस्तीन जो था प्रायर टू 1947 और
इवन 1920 से पहले ये किधर था? वेयर वर थी ये जूस? ये सारे का सारा जो किया जा रहा है ये तो अमेरिका और अगेन आई वुड से कि यूरोपियन यूनियन का है कि ये सारे के सारे उन्होंने यहूदी यहाँ पे ला के इकट्ठे कर दिए, मुसल्लत कर दिए। बट ज़रूर मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दो उन्होंने बयानात तो बेताशा दिए, बट जनरली एक और चीज़ भी इस सारे जो ये जंग हुई है 7 अक्टूबर के बाद से, अब ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको ये भी पता चल गया कि अगर कोई जारे होगा और उसके सामने आप समझते हैं कोई मजरू है या ऐसी कोई कौम है जिसका कोई वाली वारिस ना हो, तो आप यूनाइटेड नेशन को ऐसे ही देखते हैं जो कि पिछले ऑलमोस्ट कोई 6-8 हफ्तों के अंदर देखा है। मतलब कोई आपने उनको कोई एक उस तरह का कोई एक्टिव और बड़ा रोल प्ले करते हुए नहीं देखा, और ऐसा लगता है कि जैसे यूनाइटेड नेशन की से ही पूरी दुनिया के अंदर ख़त्म हो गई है। आप यकीन माने एक स्टेटमेंट दी थी इनके सेक्रेटरी जनरल ने, और उसको जिस बुरे तरीके से रिबट किया था इजराइल ने और इवन फॉर दैट मैटर अमेरिका ने कि जी आपको तो ओहदा छोड़ देना चाहिए। सोचे ना कि हाउ इन विच डायरेक्शन द वर्ल्ड इज गोइंग। और अगर ये ज़रूर है, अच्छा इट इज़ नॉट ओनली आप ये कहें जी हमास का जिस तरीके से जो इनकाउंटर हुआ इजराइल के साथ, तो एक तो वो उन्होंने अपना मिथ प्रूव किया। मैं टॉकिंग ऑफ हमास उनकी जो ओवरऑल आप कहते हैं वतन के लिए, लोगों के लिए जो मोहब्बत है जिस तरीके से। अच्छा दूसरी तरफ आप चले जाएं यूक्रेन के अंदर भी आप यकीन माने कि वहाँ पे उन्होंने इसी तरह का नेतन्याहू जैसा बंदा ला के बिठा दिया था। एंड सी व्हाट इज द सिचुएशन देयर इन यूक्रेन। तो मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये अमेरिका को भी सोचने की बात है कि अपने आप को सो फार दे क्लेम कि वी आर द सोल सुपर पावर विच दे आर एग्जैक्टली नॉट। ये किस तरीके से, क्या इनकी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि दुनिया के अंदर ये मार धाड़ करते रहेंगे? आप बिल्कुल आपने जैसे इंट्रोडक्शन के बाद मैं कहा था अफगानिस्तान की बात करें, मिडिल ईस्ट के ममालिक की बात करें, इन सब की तबाही के पीछे वियतनाम पे आप चले जाएं, आप तो अमेरिका को देखते हैं, नो अदर कंट्री। तो अमेरिका का ओवरऑल जो पूरी दुनिया के अंदर एक तशख्खुस जो अब उभर के सामने आया है कि ये वो मुल्क है कि जो पूरी दुनिया के अंदर किसी तरह का अमन नहीं चाहता। अगर ये जंग तवील होती है, अभी तो टेम्परेरी एक ब्रेक टाइम आया है, अगर ये तवील होती है अल्लाह ना करे, तो क्या जो दीगर कुव्वतें हैं जैसे अमेरिका फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, इजराइल के साथ खड़ा है और बाकायदा तौर पर बयानात दे रहा है, असलहे की साथ मदद कर रहा है, क्या दीगर ताकतें चाइना, रशिया वो भी इस जंग का हिस्सा बन सकती हैं? अरब ममालिक से तो हमें कोई एक्सपेक्टेशंस है नहीं। देखें, एक मैं आपसे अर्ज करूं, चाइना और रशिया की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, वो इस तरीके से जंगों के अंदर एक लाश से आते नहीं है। आपने इससे पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा। चाइना ने तो कभी कोई जंग लड़ी भी नहीं है, वो दे डोंट बिलीव इन दैट। उनकी तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है। जी एग्जैक्टली। और जो लाखों करोड़ लोग जो मारे गए हैं वो तो बेसिकली ये यूरोप और अमेरिका ने एक लिहाज से मारे हैं। आपको कोई भी प्रिटेक्स्ट लेके ये किसी भी मुल्क पे चढ़ाई कर दौड़ते हैं। इराक की एग्जांपल ले लें, उन्होंने कहा जी देयर आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और अभी इसके बाद वो कहते हैं जी कि नहीं वो हमें तो गलत इन्फॉर्मेशन एक लिहाज से मिली थी। उस गलत इन्फॉर्मेशन, क्या वो जो 20 लाख से ज्यादा लोग इराक के अंदर मारे गए, क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या इराक जो तबाह बर्बाद हुआ, क्या वो उस तरीके से ठीक हो जाएगा? नॉट एट ऑल। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें, मेरा ख्याल है किसी भी फोरम के ऊपर जब इस तरह की कोई बात होती है तो हमें बिल्कुल बिला किसी हिलो हुज्जत के ये कहना चाहिए कि पूरी दुनिया का जो अमन बर्बाद कर रहा है इट इज़ बेसिकली अमेरिका एंड दी यूरोप। इसमें कोई किसी को शक एक लिहाज से नहीं होना चाहिए। अब आपने कहा जी कि क्या इनके साथ कोई आके खड़ा होगा? देखें, चाहे गरीब आदमी हो, गरीब मुल्क हो, या रिसोर्सेज जिसकी ना हो, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हमास ने भी एक लिहाज से इसको रीड आउट किया है। वो तो खुद एक लिहाज से आके खड़े हुए हैं। अच्छा, एक तो ये एस्पेक्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सिर्फ ये देखें ना, इजराइल के अंदर लोग ऐसे समझते थे, जाते थे, सयाह जा रहे होते थे और इजरायली कहते थे कि एज दे आर लिविंग इन हेवन। उस हेवन को हेल के अंदर किसने कन्वर्ट किया? ये हमास के लोगों ने किया। एंड व्हाई? बिकॉज वो जो कई दहाइयों की जी कंटिन्यूस ह्यूमिलिएशन थी जो हमास के साथ हो रही थी, जो इजराइल कर रहा था फ़लस्तीनियों के साथ, ये बेसिकली उसका रिटेलिएशन था। और एक तो हम ज़रूर कहते हैं ना, बीइंग अ मुस्लिम भी आप ये बात कर लें, मेरा ख्याल है कि, और ये बड़ी कहना है शेर मैसूर का भी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। प्रॉब्ली ये चीज़ इस सारी बातों के अंदर सादिक आती है। सोशल मीडिया पे आप ढेर सारी चीज़ें रखते हैं कि जी
हमास ने जो है वो ज़िंदगी ख़राब कर दी, ये सारा कुछ कर दिया, फलां है ढिमका है। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि उससे पहले कौन सी ज़िंदगी को अच्छी चल रही थी। आपने खुद कहा, इन्होंने पानी की लाइनें, बिजली की बात करें, राशन की बात करें, एक जो राहगुजर है वो बता, सिर्फ एक राहगुजर जो इजराइल से जाती थी वो फ़लस्तीनियों के लिए खुली थी। इतनी आप सोच सकती हैं कि छोटे से एरिया के अंदर 24 लाख फ़लस्तीनी जो रहते थे, और उस तरह की कोई ज़िंदगी तो थी कोई नहीं। तो अब ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों को बहुत जानी नुकसान हुआ, बहुत उनका माली नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल वाले जो है ना वो भी अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। वो भी शेल्टर होम्स के अंदर रह रहे हैं, वो भी शेल्टर्स के अंदर उन्होंने एक लिहाज से पनाह ली हुई है, और उनको ये पता चल गया। आप यकीन माने लाखों यहूदी जो है दे हैव लेफ्ट इजराइल। व्हाई? बिकॉज दे फील कि नो दिस कंट्री हैज़ टर्न आउट टू बी इनसिक्योर। और अगर ये सिचुएशन लंबी होती है, ख़राब होती है, तूल पकड़ती है, तो नो, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस सारी चीज़ के अंदर इजराइल का ज़्यादा लॉस है। वाई? बिकॉज दे हैव स्टेबलाइज्ड देमसेल्व्स कि जी हम तो मिडिल ईस्ट की जो है सुपर पावर हैं, और हम तो दुनिया के अंदर ये हैं और वो हैं, और अब पूरी दुनिया के अंदर लोगों को नज़र आ गया कि एक्चुअली व्हाट इजराइल इज़। और सबसे बड़ा जो इजराइल का वो एक ताकत का जो जोन था, जो एक ताकत का बुत उसने दुनिया के सामने अपना पेश किया हुआ था कि हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट में बहुत आगे हैं दुनिया से, कम से कम वो हमास ने चकनाचूर किया है, और जो हालात हैं वो भी अब दुनिया देख रही है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपके वक्त का। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, दोनों जानिब से यरगमालियों को रिहा किया जा रहा है, अल्लाह करे ये चीज़ें आगे भी टैकल डाउन हो। पहले ही बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका है। नुकसान चाहे फ़लस्तीनियों का हो या इजराइलियों का हो, इस मॉडर्न वर्ल्ड में पूरी दुनिया को ही इससे सफ़र होना पड़ता है, पूरी दुनिया सफ़र करती है। सफ़र तो होते हैं, लेकिन जिन पे गुजर ही है, जो मासूम फ़लस्तीनी है, कोई उनसे पूछे, जब सोने को आपको नरम बिस्तर नहीं मिलता, ठंड की शिद्दत की वजह से जिस्म को ढांपने के लिए कपड़े मौजूद नहीं हैं, और वो रिपोर्टर्स जो कि गज़ा के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, जब पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर ताफुन फैल रहा है, और जो वहाँ पर शहीद हुए हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, उनको गुस्ल देने के लिए लाशों को वैसे ही उनकी तदफीन की जा रही है। तो ये जब अपनी आंख से मनाजिर जो देखता होगा, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। तो लेकिन शायद इन जालिमों को रहम नहीं आ रहा है, इनके दिल नहीं पिघल रहे हैं। किस तरह रोज़ाना की लाखों हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे इजराइल की बर्बरियत का, इनकी वहशत का निशाना बन रहे हैं। ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि हम तो देख भी नहीं सकते हैं, इस तरह जुल्म सितम हो रहा है। लेकिन अल्लाह करे हालात बेहतर हों, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ें। जंग अल्टीमेटली सोल्यूशन नहीं है, आना फिर भी आपको मुज़ाकरात की तरफ होगा। अभी जाना ब्रेक पर। वेलकम बैक। एक रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, जिसमें ये बताया गया है कि ख़वातीन पर किस तरीके से तशद्दुद होता रहा है, और सनफ़ी बुनियादों पर तकरीबन 40 से ज़्यादा कत्ल हो चुके हैं, और कोई भी गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, कभी कोई कुछ ना कुछ ऐसा करके, कुछ ना कुछ बात बना के मर्डर जेंडर बेस्ड सनफ़ी इम्तियाज़ के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और 2022 की ये रिपोर्ट है जिसमें 89,000 ख़वातीन जो हैं वो लड़कियों को जानबूझकर कत्ल किया गया है। माय गॉड, इतनी अच्छा, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ इसमें पता क्या है? यूएन की जो इस रिपोर्ट में इन ख़वातीन को कत्ल करने वाले कौन थे? करीबी रिश्तेदार थे। ये 2 दहाइयों की, सगे भाई, 2 डेकेड्स की रिपोर्ट है, या फिर जो करीबी खूनी रिश्ते जिनको हम कहते हैं। तो ये इतनी को अलार्मिंग रिपोर्ट है। हम ये समझते हैं कि शायद हम जब से दुनिया ने ग्लोबल विलेज का रूप धारा है, ग्लोबल विलेज बनी है दुनिया, तो शायद अब ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ डेटा, ये चीज़ें हो रही जो हैं, रिपोर्ट हुआ है, अभी भी ये चीज़ें होनी नहीं है, हो रही हैं। आप और इससे मेरा ख्याल है 10 टाइम्स ज़्यादा वो ज़्यादा केसेस होंगे। लेकिन ये तो वो है जो सिर्फ रिपोर्ट हो गए हैं ना, ये सिर्फ उनका डाटा है। ये सब डाटा इकट्ठा करके 2022 तक की ये रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशंस की जानिब से दी गई है, जिसमें 89,000 लड़कियों को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया है सनफ़ी इम्तियाज़ पर। और उसके बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन, अब देखें अगर किसी बाप ने कत्ल किया है या किसी भाई ने कत्ल किया है, मुद्दई भी तो वो खुद ही होंगे, तो वो खुद को माफ़ भी कर सकते हैं। या तो हो ना कि स्टेट इसके अंदर एक FIR दायर करे, और उसके बाद स्टेट मुद्दईयत में ये जो वाक़या हुआ है, स्टेट की मुद्दईयत
शरीयत में ये केस चले और फिर उसके बाद जो है जो असल कातिल है उसको गिरफ्तार करके उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और होता क्या है, समटाइम ऐसा होता है शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है, समटाइम गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि पसंद की शादी करने पर कत्ल कर दिया जाता है और कोई ऐसा शख्स होता है जो कि कहता है कि इससे शादी करनी है और कहीं और शादी हो जाती है तो वो ज़बरदस्ती कि इसकी शादी मेरे से ही होगी तो वो जो फैमिली का कज़न होगा। ज़्यादा वजह भी हमारी फरसूदा रसूमात हैं और लड़कियों को इस बुनियाद पर किसी से आप हक़ ज़िंदगी छीन लेना, मेरा ख्याल है कि एक इंसान का सबसे बुनियादी जो हक़ होता है ना वो उसकी ज़िंदगी होती है, उसे जीने का हक़ होता है। तो हमारे यहाँ एक तो ये है ना कि कत्ल कर दिए जाते हैं, इसके अलावा बेशुमार ऐसी फरसूदा रसूमात है, लड़कियों की जो ज़िंदगी है वो उनके बनने से भी बदतर होती है। बड़ी बड़ी उम्र के लोगों के साथ उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, कारोकारी, कुरान से शादी बनी, ऐसी बेशुमार फरसूदा रसूमात है जिन्होंने इस औरत का इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी जीना हराम कर दिया। एरियाज़ में ये कम है, रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा से इस पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि अगर ठीक है आपने औरत की ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले अगर आपने करने हैं और इस नाम पर शक की बुनियाद पर कत्ल भी कर दिया जाता है, इस ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं एक तो आप अपनी मर्ज़ी से गुजार नहीं सकते, उसके बाद अगर आपने कहीं जाकर आगे बढ़ने के बाद हम सब का ईमान है ना कि हमने आखिरत में इसका हिसाब देना है जो ज़िंदगी में हमने सब कुछ किया है। तो फिर मैं कहती हूँ कि जो डिसीजंस ले रहे हैं ना आपके लिए इतने बड़े बड़े, वो आपका आगे जो है ना जजमेंट डे पे आपका जब हिसाब किताब होगा तो फिर उनको देना चाहिए, क्योंकि आपने ये सिर्फ तो पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में एग्जैक्टली। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन 16 डेज़ की ना एक पूरी कैंपेन चला रही है औरतों के हवाले से आगाही की। मेरा ख्याल है ये कैंपेन्स और ये चीज़ें फॉर्मेलिटी होती हैं अनटिल और अनलेस जब तक आप तालीमी चीज़ों पे बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, आप शऊर उजागर नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे तो ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ के हालात आप देख लें, सिर्फ तालीम और जहालत है जिसने ये सब चीज़ों पे लोगों को मजबूर तरबियत की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वरना आप ये देखें कि एक औरत ही तो एक मर्द की परवरिश भी करती है ना, एक औरत ही तो मर्द को, घर को, सबको चला के या आगे बड़ा करती है, तो फिर आप कैसे उसी की ज़िंदगी ले सकते हैं? आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी, कैसे उसकी ज़िंदगी ले सकते हैं? सिर्फ बाकी सब किस्से कहानियाँ सब कुछ यहीं का यही रह जाता है। जो रिश्ते और जो मोहब्बत होती है ना वो लाजवाल होती है और शायद इसी का हिसाब भी हमने आगे जाके अल्लाह को देना है कि कितना बर्दाश्त किया किस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करते और एंड कभी झूठी सी अपनी एक दुनियावी दिखावे के लिए जो गलत है ना अना बना के आप एक कत्ल कर देते हैं। ऐसी खवातीन इन्हीं अनाओं की भेंट चढ़ी हैं, कितने घर ऐसे जुड़े हैं। इस पे हमारी हुकूमतों को, महकमा तालीम को, दुनिया को इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर ब्रेक के बाद वापस आ जाए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है बड़ा इंटरेस्टिंग और आई एम श्योर कि आप सब लोग उससे मुस्तफ़ीद होते होंगे। अच्छा, हुआ ये है कोरोना के टाइम पे दुनिया को, पहले भी हम कहते थे ग्लोबल विलेज तो है, सब करीब आता जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। अब तो आपको कुछ भी पता करना है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी ऑर्डर करना है, एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो अब ऐसे ऑनलाइन चीज़ें मौजूद हैं। आप शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी के घर गिफ्ट भेजना है ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी के घर फूल भेजने हैं ऑनलाइन भेज सकते हैं। आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो। अच्छा, ये ख़ास तौर पे स्पेशली उन खवातीन के लिए है कि जिनको घरों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है या जिनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि घरों में बच्चों की टेक केयर करना होती है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अब ऑनलाइन ट्रेंड इतना शुरू हो चुका है, अब आप घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए ख्वाला अज़हर जो कि गिफ्ट डिज़ाइनर है, जो कि बहुत ही प्यारे किस्म के गिफ्ट डिज़ाइन करती हैं। अगर ऑनलाइन मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि ख़वातीन को इतनी सिक्योरिटी मिल गई है कि घर बैठे बैठे वो अर्न कर सकती हैं। तो ख्वाला, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और आप जैसी ख़वातीन रोल मॉडल हैं जो कि ये नहीं कहते कि हमारे लिए मसला है, हम जॉब नहीं कर सकते, यू जस्ट नीड अ विजन, और आपके पास ये विजन था और अब ऑनलाइन गिफ्ट का इतना ट्रेंड हो चुका है। मुझे ये पहले ये बताइए कि कौन कौन सी तरह के गिफ्ट्स जो हैं आप, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी कोई बीमार है तो उसको तीमारदारी के लिए कुछ फ्लावर्स भेज दिए, किसी के घर कोई खुशी है तो उसको चॉकलेट्स और बकेट्स भेज दिए, किसी का बर्थडे है तो वो केक भेज दिए, कोई फंक्शन है तो एग्जैक्टली। तो ये क्या क्या गिफ्ट डिज़ाइन करते
करती हैं, और ये कोरोना के बाद से जो इतना रेवोल्यूशन आया है आप जैसी ख़वातीन के लिए कितना फ़ायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं रेजिन आर्टिस्ट हूँ। जो रेजिन से बनती हैं चीज़ें, ये तकरीबन 20+ आइटम्स हैं जो रेजिन से तैयार की जाती हैं। उनमें से जैसे निकाह के इवेंट के लिए होती हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं मेहंदी के लिए, और इस तरह रिंग सेरेमनी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, बर्थडे विशेस के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, इसमें डिफरेंट आइटम्स होते हैं इवेंट्स के लिए। इसके अलावा जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के ट्रे स्टैंड्स होते हैं, कप केक स्टैंड, रेजिन क्लॉक्स होती हैं। इवन कि अब तो मार्केट में वॉल्स बनने लग गई हैं और फ्लोर्स बनने लग गए इससे। तो बस इससे जो है मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ थोड़ा सा रेजिन में। उसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स बनाती हूँ जिसमें चॉकलेट, और इसके अलावा कस्टमर ने कोई गिफ्ट आइटम रखवानी हो किसी ब्रांड से या इधर लोकल मार्केट से जिसका उनका बजट हो। इसके अलावा लाहौर में क्या कहते हैं होममेड फूड, और इसके अलावा जो है फ्लावर बकेट वगैरह फूड भी आप बनाती हैं। दैट इज़ रियली नाइस कि जो घर का खाना, घर को मिस कर रहे होंगे जो, क्योंकि लाहौर में कितने लोग तो बाहर से आके बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि जो ऑर्गेनिक फूड की तलाश में होते हैं, हॉस्टलाइज होते हैं, लेकिन उनकी सेहत के लिए भी बेहतर होता है, वो प्रेफर करते हैं होम फूड को। तो ये बड़ी अच्छी बात है। घर का खाना भी जो है वो इजीली आप ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप उन तक पहुँचा सकते हैं घर का खाना। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा मेरा स्पेशल जो है वो चाइनीज़ है। इसके अलावा देसी में कढ़ाई, और कुछ कस्टमर तो बहुत लोकल देसी चला जाए तो कड़ी, साग, इस तरह की चीज़ें भी बनवा लेते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेसिकली दो मेन चीज़ें हैं कि एक रेजिन आइटम और दूसरा फूड बिजनेस। अच्छा, आप जैसी ख़वातीन जो अब इस वक्त देख रही हैं, जो घर में मौजूद हैं और घर से वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं घर बैठे बैठे, तो मैं चाहूँगी कि आप एक सेफ़ मार्जिन में बताइए कि ये गिफ्ट पैकिंग से या घर में जो खाना बना के कितना अर्न आप कर सकती हैं मंथली? रेजिन आइटम में जाएं और अगर हम लेटनेस उसकी करने लग जाएं और हमें उसको क्योर करना आता हो तो हम मिनिमम 40,000 से 1 लाख 2 लाख तक भी जा सकते हैं। ओह वाओ, और अगर फूड बिजनेस है तो 20 से 30,000 भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर गिफ्ट हैम्पर्स बनाने हैं तो उसका जो मार्जिन कम होता है, वो 20 से 30 मैक्सिमम होता है। ओके। तो रेजिन आइटम इस वक्त सबसे इस तरह है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न भी कर सकते हैं, और इसको जितना तुम्हें यूनिक आइडिया होगा उतनी ही चीज़ अच्छी बनेगी। और इसको मार्केटिंग कैसे, मतलब किस तरह से, कोई वेबसाइट के ज़रिए, कुछ सोशल मीडियम के टूल्स इस्तेमाल कर सकती हैं सोशल मीडिया के, ताकि लोगों तक एक्सेसिबल तो होना? बेसिकली ये टोटल कस्टमाइज्ड आइटम होती है, तो इसके लिए हम वेबसाइट को इतना पसंद नहीं करते और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक खास तौर पे, क्योंकि यूथ टिकटॉक बहुत यूज़ करती है और यूथ टिकटॉक से अट्रैक्ट भी होती है ना। एब्सोल्युटली। तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया कंटेंट ही होता है जिसको एड्स के थ्रू बढ़ाया भी जाता है, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा जाता है, अप्रोच की जाती है। तो वेबसाइट की तरफ इतना आवाम का इस रेजिन को लेके नहीं है, अप्रोच नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वैसे ये अच्छा है, एक वेबसाइट के जरिए आप अपनी मतलब कुछ भी जो चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन खोला, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आपने तो वो जो लेम एक्सक्यूज़ हैं ख़त्म कर दिए हैं कि घर में रह के अर्निंग कैसे हो सकती है। जो व्यूवर्स, जो ख़वातीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, ये बताइएगा इसके लिए आपने लर्निंग कहाँ से की है? ऑनलाइन ही आपने ये सब कुछ सीखा है या कहीं से ट्रेनिंग ली है? अगर कोई और ख़वातीन वो आपकी तरह ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, उनको क्या टिप्स देंगी आप? बेसिकली ये मेरा एक ड्रीम भी था और शौक भी था। एज ए हॉबी मैंने इसको स्टार्ट किया और मैंने इसको किसी से कोई कोर्स नहीं किया, और इसके अलावा ना ही मैंने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा जाके। मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखी, कुछ इंस्टाग्राम पे देखी, और मैंने उसको स्टार्ट किया उससे प्रैक्टिस करना। और मैंने स्टार्ट में कुछ ख़राब भी हुई चीज़ें और प्लेट्स ख़राब होती रहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 14 से 15 माह का ये ड्यूरेशन है जिसमें मुझे जाके
रियलाइज़ हुआ कि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो तो इतना हो जाता है। तो उसमें अब जाके मुझे ये श्योरिटी हुई है कि अब मेरी चीज़ें जो है ना वो सेल आउट हो सकती हैं, इस लेवल पे आ गई हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोर्सेज भी अक्सर लोग करवा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें अगर ख़वातीन क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहें तो बहुत से इंस्टाग्राम जो है उस पर यूज़र मिल जाएंगे जो क्लासेस करवा रहे हैं। इसके अलावा टिकटॉक पे लोग कोर्सेज करवा रहे हैं, इसके सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। तो वैसे ये जो है इसमें मार्जिन देखें तो उसके लिए लोगों को फ़ौरन होता है हम इसको सीखें और हम इसको परसू करें एज ए बिजनेस, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत जिसे कहते हैं स्लो लर्निंग है, जिसको 1, 1.5, 2 साल लग जाते हैं सीखने में। और इसकी नीटनेस में, ये एक ऐसा आइटम है जो ग्लास की तरह लुक देता है, होता ये प्लास्टिक है, लेकिन ये है कि इसको सीखने सिखाने का अमल काफ़ी लंबा है। एग्जैक्टली और फिर वक्त के साथ साथ परफेक्शन आती है। ये स्क्रीन्स पर चल भी रही हैं स्लाइड्स में जो आपने तैयार किया है, कस्टमाइज्ड, मतलब ऐसे यूनिक आइडियाज़। वैसे इसको प्रॉपर अगर कोई सीखना चाहता है तो ये मटेरियल कितना, मतलब इतना रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है कि कोई भी लड़की इसे अफोर्ड कर सकती है? ये एक्सपेंसिव मटेरियल है, जिसे कहते हैं एक एक्सपेंसिव शौक है। ओके। रेजिन ऑलमोस्ट जो है ना इसकी पर बॉटल जो है हमें वो 5000 के राउंड अबाउट मिलती है। तो स्टार्टिंग में कम अज कम। अच्छा, यहाँ पर फिजा मेरा ये भी इनसे सवाल है कि अक्सर ऐसा होता है कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी आती हैं, बहुत सी ऐसी जाली साइट्स भी बनी होती हैं कि जब ऑर्डर किया जाता है तो वो चीज़ होती ही नहीं है जिसकी डिमांड होती है। तो ट्रस्ट फैक्टर, क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो खोला, आप इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करती हैं कि जिसने आपसे ऑर्डर मंगवाया है वही चीज़ जो वो चाहता है उसको वो मिले? इस चीज़ को कैसे आप मेक श्योर करती हैं? अच्छा, ये टोटली कस्टमाइज्ड होने की वजह से हमें इसकी जो है ना पेमेंट वो एडवांस में लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ कस्टमर जाहिर है कि वो ऑनलाइन धोखा खा चुके होते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा ट्रस्ट करने में हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि 50% आप इतना दे दें कि जो उनको रीज़नेबल भी लग रहा और उनको लगे कि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ धोखा हो तो उनको लॉस ना हो। तो 50% उनसे अमाउंट लेते हैं। और सेकेंडली हम उनको हर स्टेप पे उनकी पिक्चर्स, वीडियो शेयर कर देते हैं उनके आइटम से मुतल्लिक कि अब आपकी ये चीज़ इधर पहुँच गई है, इसमें ये कलर इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये शेड्स आ रहे हैं, ये साइज़ है। और मुसलसल इन टच रहते हैं ताकि कस्टमर को ये फीलिंग ना आए कि ये ऑर्डर लेके गायब हो गए हैं या ये ब्लॉक कर देंगे। तो बहुत मुश्किल है जो है इस चीज़ को मेंटेन करना, ट्रस्ट को। और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाके कस्टमर को यकीन होता है कि मतलब एक आज कुछ छोटी पहले चीज़ मंगवा लेते हैं ज़्यादातर कस्टमर, या पिक्चर्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, कभी कॉल भी कर लेते हैं कि अपनी तसल्ली के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अब ट्रस्ट डेवलप हो गया 1-1.5 साल। राइट, ट्रस्ट तो डेवलप। राइट, बहुत शुक्रिया ख्वाला असर हमारे साथ मौजूद थी। और ऐसी ही रोल मॉडल और ऐसी ही जो टैलेंट है, ऐसी ज़रूरत है पाकिस्तानियों को। और आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव इमेज। देखिए, एक छोटा सा एफर्ट है कि आप अपने घर में एक स्मॉल बिजनेस आइडिया है ना। अच्छा, वैसे भी जो टाइम है ये आइडियाज़ का टाइम है, हार्ड वर्किंग नहीं, अब स्मार्ट वर्किंग चलती है। तो जिसका विजन होगा या जिसका आइडिया अच्छा होगा वही एग्जीक्यूट करेगा और वही एक्सेल करेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ऐसा ही आपका यूनिक आइडिया हो, जो टाइम आपने किसी ड्रामा को देख के वेस्ट करना है या आपके पास घर में काम करने के बाद कुछ स्पेयर टाइम बचता है, ये है कि अब एक्सक्यूज नहीं रहा, कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये अब बहाने रह गए हैं कि घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने घर में बैठ के आप ऑनलाइन लर्निंग, एग्जैक्टली, आपको यूट्यूब पर हर चीज़ का ट्यूटोरियल मिलेगा। आप गूगल करें, किसी भी चीज़ को आप अगर सीखना चाहते हैं, ऐसी वेबसाइट्स मौजूद है, ऐसे लर्निंग कोर्सेज मौजूद हैं जो कि आपको ट्यूटोरियल में मिलते हैं। एटलीस्ट आपको नो हाउ तो हो जाती है ना कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से बनना है, कोई भी कोर्स है। तो यू जस्ट हैव टू गिव द टाइम। और इसके साथ साथ आपका विजन होना चाहिए कि येस, यू आर अ लर्नर,
जब आप लर्नर होते हैं ना तो फिर आप कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हैं। एंड सेकंड, मार्केट से आपकी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। और दूसरा फिर डिजिटल मार्केटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है, इसको आप लर्निंग करें, गूगल से बड़ा टीचर कोई नहीं है इस वक्त। और आप अगर ये चीज़ करते हैं तो आप नो डाउट आप एक्सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपको याद हो कि इज़राइल की जानिब से जो भी उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स करता है, सोशल मीडिया पर बोलता है या कुछ भी ऐसा करता है, एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया जाता है। और जो अगर सेलिब्रिटीज़ इस किस्म के पोस्ट करते हैं तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया जाता है, यहाँ तक कि ऑनलाइन उनको लाइव थ्रेट्स जो है ना वो भी उनका भी सामना करना पड़ता है। मुझे इस सारे सिनेरियो में ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये जो दुनिया बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करती है, तो यहाँ पे कहाँ पे इनका आज़ादी इज़हार राय गई मीडिया है? को वो कंट्रोल करते हैं ना, 80% तो फिर तक इससे बड़ा तजाद नहीं है। अगर कोई एक बंदा अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है दूसरों के लिए, अगर वो समझता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर आज़ादी इज़हार राय तो ना हुआ। इसी तरह से आप ये देखिए कि अभी हम आपको एक फुटेज दिखाते हैं। आज़म खान जो कि बड़े ही अच्छे बैटर हैं, उन्होंने अपनी जो बैट है इस पर फ़लस्तीन का झंडा लगाया था, जो कि लोगो लगाया था, सिर्फ लोगो था एग्जैक्टली वो, कि फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए। ये इतना छोटा सा फ्लैग जो है ना वो अब नज़र में आया और उसके बाद इन पर एक हैवी फाइन किया गया है। आपको पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आज़म खान बड़े अच्छे लेकिन प्लेयर इस हैं। सारे मामले में जब आईसीसी ने ये फाइन किया है तो पीसीबी का कोई वजन सामने नहीं आया। पीसीबी कहाँ पर स्टैंड करती है उनके खिलाड़ी पर, उनके मुल्क के खिलाड़ी को एक सिर्फ छोटे से लोगों के ऊपर फाइन किया गया है। आप जिस मर्जी दुनिया के ब्रांड के लोग उस कमर्शियल पर्पस के लिए लगाएं, उस पर मसला नहीं है जी, लेकिन अगर उन्होंने एक सॉलिडेरिटी शो की है, पीसीबी की जानिब से फाइन किया गया है, आईसीसी ने फाइन किया है, पीसीबी ने इस पर 50% नहीं, पीसीबी की जानिब से कोई मौकिफ नहीं दिया है पीसीबी ने। 50% आज़म खान की जो मैच फीस है वो एज अ फाइन अब इन्हें भरना होगा। अब पीसीबी ने कोई भी मौकिफ देने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आईसीसी की जानिब से जाहिर है ऑर्डर टू आईसीसी की जानिब से आया ना, उसके बाद पीसीबी ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया है और पीसीबी ने फिर आगे उस पर कोई बात भी नहीं की है। तो अब ये जो जुर्माना आज़म खान पर मैच फीस का 50% फाइन पे देना पड़ेगा। सिर्फ हल्का सा लोगो लगाया है, छोटा सा हल्का सा लोगो लगाया, बड़ा ग्रेसफुल उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने कोई इतना बड़ा तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जो बहुत इनको बुरा गुजरता, बड़ा कोई उन्होंने कोई चांटिंग तो नहीं की, ग्राउंड में खड़े होकर कोई नारेबाजी तो नहीं की, हल्के से छोटे से एक लोगो लगाने के ऊपर इतना हुआ कराई कर है। लेकिन पीसीबी की जो इस पे मुजरिमाना खामोशी है ना, वो बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, पीसीबी को चाहिए ना, आपको याद होगा वर्ल्ड कप के दौरान रिजवान ने जब सेंचुरी स्कोर की थी उसके बाद उन्होंने एक फलस्तीन के हक में ट्वीट किया था एग्जैक्टली, और उसके बाद बड़ा उनको फोर्स किया गया कि आप इसको डेल करें। इवेंट चल रहा था, रिजवान की जानिब से बड़ा इनकार किया गया, बट उसके बावजूद एट द एंड इवेंचुअली रिजवान को कहा गया कि यू हैव टू डिलीट दैट ट्वीट, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं, आपकी फॉलोइंग है और कोई भी ऐसा बयान आप इजराइल के खिलाफ नहीं दे सकते हैं। तो मतलब ये एक बड़ी कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। चलें जी, ये तो हमने इस पर बात कर ली है, अब ज़रा कराची का रुख करते हैं। कराची से शायद ही पूरे साल में कोई एक दो गुड न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। शायद कराची वालों के मुकद्दर में ही बेचारों की बुरी खबरें हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ का क्राइम देख लें, और सबसे बड़ी चीज़ हम कराची में देखते हैं कि वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, 70% हमारा जो रेवेन्यू है कराची जनरेट करता है। लेकिन अब कराची में आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। हाँ। SBCA जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसका काम है मेक श्योर करना, जबकि बिल्डिंग पूरी दुनिया में ऐसा होता है, SOPs होते हैं, जब कोई भी इमारत, कोई भी प्लाजा, शॉपिंग मॉल बनाया जाता है तो उसके अंदर आपको पता है कि फायर सेफ्टी के हवाले से भी काम किया जाता है। अब ये जो 2 रोज़ पहले आग लगी है कराची के अंदर, अभी तक 11 अफराद, सब मर्द ही हैं, वो झुलस गए हैं, वो इसमें शहीद हो गए हैं, जबाहक हो गए हैं। और जो उनकी एज ग्रुप बताया जा रहा है वो 25 से 43 बताया जा रहा है।
अब ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है, इस पर क्या किया जा सकता है? इससे अच्छा, उसकी वजह ये थी कि इस प्लाजे में कोई फायर एग्जिट ही मौजूद नहीं था। एग्जैक्टली, 4th फ्लोर पे गालिबन ये आग लगी है, 4th फ्लोर के ऊपर ये आग लगी है और उसके बाद अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो एक्टिव हो गई है। अच्छा, जब एनओसी दिया गया था तब देने वालों को पता नहीं था कि हम इस पर कोई फायर एग्जिट का कुछ चेक कर ले, कोई मैकेनिज्म, या जो लोग भी इस बिल्डिंग के अंदर अपनी शॉप्स, अपना प्लाजास जो भी ओपन कर रहे थे, क्या उन्होंने चेक नहीं किया कि खुदा ना खास्ता अगर इस पर कुछ हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो आपके वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ऑनर्स का काम बनता है कि वो ये SBCA के जो हुकाम है ना, ये चंद पैसों के इवज में लोगों की जानों को खतरे में डालते हैं। अभी चंद दिन पहले एक सिंपोजियम हुआ है कराची में, जो वहाँ के प्लानर्स थे, जो वहाँ के एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था। हाईलाइट किया था कि कराची के अंदर SBCA बिल्डिंग से बनाता है, कितनी मखदूश इमारतें हैं जो मुनहदिम हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में हर साल लोग मौत के मुंह में जाते हैं सिर्फ इस SBCA की गफलत की वजह से। इसी पर बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तारिक मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची के हालात पर बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। तारिक भाई, ये बताइएगा, कराची वालों के मुकद्दर में लाशें उठाना, कभी जराइम से बचते हैं, छता गिर पड़ती है, क्राइम इतने ज़्यादा हो रहे हैं, कोई भी चीज़ ना बिल्डिंग महफूज है ना शहरी महफूज हैं, क्या वजह है? SBCA को कितना आप इस पर जिम्मेदार करार देंगे? सिंध हुकूमत, इनकी गफलत है, मिली भगत है, रिश्वत लेकर ये लोग जानों को खतरे में डालते हैं? आपको भी और आपके तमाम नाजरीन को भी बड़ी पतली गर्दन है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, सिविल महकमों की, तो वो गर्दन आसानी से पकड़ी जाती है। जाहिर है कि गफलत के मुर्तकिब हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम भी, और ये वो जो कहते हैं ना कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों, तो ओवर द इयर्स एक गफलत का सिलसिला है। उस गफलत के सिलसिले में अचानक हमें एक हादसा देखने को मिलता है। हम बात क्या कर रहे हैं, 2 रोज पहले आग लगी RJ शॉपिंग मॉल में, 11 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, झुलस गए, जल गए। उससे 2 दिन पहले, ये जब आग लगी उससे 2 दिन पहले कराची में एक सिंपोजियम हुआ, एक तकरीब हुई। उस तकरीब में यूनुस जागा साहब, दीगर वुज़रा, तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स बड़े ये मौजूद थे और कराची की इमारतों में आग से बचाव के मामलात डिस्कस कर रहे थे। 2 रोज पहले और 2 रोज के बाद ये आग लगी है, और वहां पर वो ये बात कर रहे थे कि 2016 में आग से बचाव के इक़दामात, प्रिवेंशन के, फायर सेफ्टी कोड वगैरह 2016 में बन गए थे, 7 साल हो गए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हम इंतजार करते हैं, हम वो लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि हादसा हो, सानिहा हो, उसके बाद सीना पीटें, मातम करें, रोएं और कहें कि हमारे लोग मर रहे हैं। हम पहले से एक्टिव हों और एक्टिव होकर रोके सारे। तारिक सर, ये देखिए 90% ऑफ द बिल्डिंग्स जो कि कराची के अंदर मौजूद है, सनती हैं या रिहायशी हैं या कमर्शियल हैं या प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट की हैं, उनमें फायर एग्जिट या कोई मैकेनिज्म इस तरह से है ही नहीं। 90%, मतलब आधी से ये तो है 15-50 की पोर्शन, ये तो 90% है। तो इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर लेगी? और ऐसे सिंपोजियम करवा के, ऐसी तकरीबात करवा के, मीडिया के अंदर वो फोटोशॉप करवा के, मतलब उससे क्या होगा? ये आम पब्लिक को तो रिलीफ मिलेगा नहीं, वो तो फिर एक साने के बाद कोई दूसरा साने ऐसा हो जाएगा। ये कोई तो कराची का ढंग से कभी हुआ नहीं। कोई 3 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी। इस आबादी में ये जो शहर है बेहंगम फैला हुआ, बढ़ा हुआ, और इमारतें बगैर नक्शों के, बगैर मंजूरी के बनी हुई, ये एक सिलसिला है ना लंबा, उसमें बना हुआ है। कराची में जिस जगह ये हुआ वो शहरी जो जिलाई हुकूमत है उसके अंडर नहीं है, कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है। कराची का आधे से ज्यादा हिस्सा कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है। लॉज किसके अप्लाई होंगे, जिम्मेदार कौन है, अप्रूवल कौन देगा, कराची अभी इन झगड़ों से बाहर नहीं आया है। इन झगड़ों से बाहर आएगा। मेयर कराची के इख्तियारात, शहरी हुकूमत के इख्तियारात, कैंटोनमेंट बोर्ड के इख्तियारात, उसके बाद आग बुझाने के मामलात, जिम्मेदारियां, इनका तायुन बहुत बात की बात है। लेकिन ये जो 90% इमारतों वाली बात है, आपको याद है लाहौर में LDA प्लाजा में आग लगी थी। मैं लाहौर में कैवलरी ग्राउंड में रहता था, तो वहां मेरे सामने वाले घर में LDA के अपने एक सीनियर ऑफिसर थे, उनकी भी डेथ हुई उसमें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। वहां LDA की अपनी इमारत में फायर सेफ्टी
नहीं थी, नहीं, लोगों ने छतों से छलांग लगाई थी। आग लगने की सूरत में कूदेंगे तो नीचे पकड़ने वाले वो शीट्स और दीगर सामान के साथ वो कूद नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्डिंग ऐसे बनी थी कि फिर आगे स्ट्रक्चर्स थे, तो वो कूदेंगे तो वो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पे ही गिरेंगे। ये हमारे यहाँ पूरे मुल्क का हाल है। हम जहां आग लगती है उसके नंबर निकाल के ले आते, लेकिन सानेहे से पहले कुछ करना, ये पूरे मुल्क में गफलत का आलम है। कराची जाहिर है कि ज्यादा बड़ा शहर है, ज्यादा बड़ी गफलत है, ज्यादा बड़े सानेहात है कराची के, लेकिन ये हाल हमारे पूरे मुल्क का है। मुझे बताइए कोई एक शहर बशमूल इस्लामाबाद जहां हमें बहुत बेहतर इंतजाम नजर आए। ये हमारे अपनी मीडिया के दफातर लाहौर में बड़े बड़े, जहां हम बैठ के रोना रोते हैं इन सबका, क्या वहां फायर सेफ्टी इक़दाम हैं? क्या वहां पर हमें वो एक फायर होज रील और कुछ सिलेंडर्स लटके हुए नजर आ जाते हैं? क्या वहां फायर एग्जिट्स हैं? वहां पर हमारे अपने लोग DSNG गाड़ियां वगैरह जिस तरह से बाइक्स खड़ी करके हम पूरा रास्ता कंजस्टेड कर देते हैं, और उसके बाद सानेहे का इंतजार ही होता है ना। लाहौर में एक चैनल में आग लगी थी, वो गालिबन गड़ी शाहू के आसपास कहीं, क्या हुआ था? हम खुद बैठकर दूसरों पे तो उंगली उठाते, हमारा अपना हाल कितना बुरा हमने देखा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तारिक साहब, अब मसला ये है कि जो लाहौर हो या कराची हो, पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती है, लोकल गवर्नमेंट के पास बल्दियाती निज़ाम मौजूद होता है। इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। सर, यहाँ पर तो बल्दियाती निज़ाम जितना बेचारा मजबूर है, मजलूम है, पावर्स ही नीचे तक नहीं दी जाती है। कराची में भी देखें, मेयर जो भी आता है वो हालात का ही रोना रोता नज़र आता है। सर, फाउंडेशन से ही खराबियाँ शुरू हैं, फिर आगे इदारे भी उसी के मातहत आ जाते हैं, इदारे भी मुकम्मल बेबस दिखाई देते हैं। अब आपको क्या लगता है, कराची की तो क्योंकि कराची में हाई राइजेस ज़्यादा मौजूद हैं और इसलिए वहाँ पर ऐसे वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, अब आपको क्या लगता है करना क्या चाहिए, हल क्या है? चीज़ें हो गई, आपने सही कहा, सानेहा होता है, रोते हैं, उसका वेट करते हैं, फिर अगले सानेहे तक फिर चीज़ें वैसी हो जाती हैं। सर, सोल्यूशन क्या है? क्या मास्टर प्लान दिया जाए? किस तरीके से इसका हल निकाला जाए कि ऐसे वाक़यात में इतनी जाने ना जाएं? मुझे अपने मुल्क में जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं पिछले कुछ अर्से में हमने बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया, ये जो भी मसाइल हों, हमारे यहाँ वो इदारा जो आखिर में गिरबान पकड़ने का जिम्मेदार है ना, कि मुजरिमों को, मुलजिमों को, जिम्मेदारों को पकड़े, वो मुझे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नजर आता है। कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेस टाइकून का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इलीगल है, तो फिर हम वहां अदालत में जाएं और वहां कहें उसको 460 अरब का जुर्माना कर दो, उसके बाद वो कहे मैं ये 460 अरब का जुर्माना भी देने के काबिल नहीं हूँ। इस मुल्क में कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं वहां के मामलात हों, दीगर मामलात हों, और फिर अदालत जो है वो आके नजला गिरे उसका अदल का, तो वो गिरे नस्ला टावर पे, एक इमारत पे। ये जो इतने बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं, जब उन सबको एक एक सी का घर, प्लॉट, जिस किस्म के हाउसेस मिल जाते हैं ना, तो फिर कौन क्यों वो करेंगे, उस पर उनको फाइन करेंगे? वो तो कहेंगे 460 अरब रुपए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन सब पर बैठे हुए जो पावर सेक्टर है सबको तो घर मिलेंगे उसी सोसाइटी में। कर रहा हूं ना कि हमारे यहाँ अदालतें, हमारे यहाँ दीगर इदारे, ये इदारे सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। हम इंडिविजुअल्स को हमेशा पकड़ते, लेकिन कराची में KMC का महकमा हो, KDA का महकमा हो, MDA का महकमा हो, हमारे इंसाफ देने वाले इदारे हों, या हमारे यहाँ इंसाफ देने वाले इदारों को रोकने वाले हों, सबके सब जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारों का एक बार एहतिसाब हमारे पार्लियामेंटेरियंस क्या करते, IMF भी कहता है ना, लाओ जी सबके असासे और बता दो, तो वो ये कहते हैं कि जनाब हम सियासतदानों का भी दे देंगे, ब्यूरोक्रेट्स का भी दे देंगे, जजेस और जर्नलों का हमसे एहतिसाब का मत मांगे, इनके नंबर्स मत मांगे। तो हम खुद बहसियत सिविल हुकूमत, सिविल जिम्मेदार, हम खुद बहुत डरपोक लोग हैं, हमारा दम निकलता है, या फिर हम बहुत करप्ट हैं, इतने गुनाहों में लुथड़े हुए हैं हम, अपने माली गुनाहों में, कि फिर हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम सबका गिरबान पकड़ सकें। सर, वजह ये है ना, वहां तक जाते हुए तारिक भाई पर जलते हैं, आपको भी पता है, कोई हल्की सी जहारत तो करें कि क्या सामना करना पड़ता है। खैर वो एक अलग डिबेट है। तारिक भाई, अब मुझे ये बताएं, कराची की खासतौर पे बात करें, आपके तो भाई खुद कराची के जराइम की नज़र हुए और अल्लाह को प्यारे हुए, वो उनकी डेथ हुई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आप तो खुद इस सानहे से गुजरे हैं। कराची के ही साथ वो कराची हम अक्सर बात करते हैं जो पूरे पाकिस्तान को रन करता है, 70% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है,
तो फिर कराची के साथ ही ऐसा क्यों होता है? यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की मुकामी जो सियासी जमातें हैं, नेशनल हो या लोकल हो, क्या वही कराची के साथ संजीदा नहीं है, या आपको लगता है कि कराची को वो अहमियत ही नहीं दी जाती है? सिर्फ मंशूर में तो ऐड किया जाता है, मैनिफेस्टो का हिस्सा तो बनाया जाता है, लेकिन अमली तौर पे इसके लिए काम कोई नहीं करता। देखिए, बात यह कि सारे माली मुफादात का खेल है। इन माली मुफादात के खेल में कराची के जो सिविल जिम्मेदारान हैं, MDA, KDA, दीगर इदारों की हम बात कर रहे हैं, शहर की सफाई के मामलात हों, सेफ्टी के मामलात हों, ट्रैफिक के मामलात हों, सारा का सारा मामला जो है वो पैसे का है। तो पैसे की हद तक इख्तियार चाहिए सॉरी, लेकिन उसकी बात जब बात आएगी ना जिम्मेदारियां अदा करने की, तो फिर जान छोड़ाते हुए नजर आते हैं आपको। कराची को संभालने वाले कोई 30 के करीब महकमे, वो हैं किसके अंडर, वो किसको जवाब दे हैं, इस बात की लड़ाई जो है वो कराची की हुकूमत सिंध की हुकूमत से करती हुई नजर आती है। और ये दोनों हुकूमतें, कराची की हुकूमत और सिंध की हुकूमत, जो ताकतवर हैं, जिनके पास बहुत से इख्तियारात हैं, बल्कि असल इख्तियारात हैं, कराची में भी 60% के करीब कराची उनके अंडर है, तो उनसे वो जवाब भी नहीं मांग सकते, उनसे वो वसाइल भी नहीं मांग सकते। और वो कराची जाहिरी हालत में बाकी कराची से बेहतर, से बाकी जगहों से बेहतर है, तो उनके मामलात जो है वहां जहां पड़ चलते वहां चीजें हम कर नहीं पाते। तो एक बार कराची के या बल्कि पूरे मुल्क के जिम्मेदारान को ये तय करना पड़ेगा कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे मसाइल हैं और जो हमारे वसाइल हैं, वो हमारे हैं, और उनको लोगों पर खर्च करना है, उनको लोगों पर लगाना है, और जो बाकी की चीजें हो चुकी हैं बिल्कुल यही सर होगा तो हालात बेहतर होंगे, अदरवाइज तो वही दायरे का सफर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया तारिक मदीन साहब आपका। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, हाजिर होते हैं ब्रेक के। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और लास्ट सेगमेंट हमारा है हेल्थ सेगमेंट। जैसे हमने स्मोक की पहले बात की थी कि स्मोक इतनी अलार्मिंग होती जा रही है कि स्मोक की वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारे गले ख़राब हो गए हैं, हमारी आंखों में जलन होती है, बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से डिस्टर्बेंस है, और मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हूँ स्मोक से। सिर्फ आप अकेली नहीं हैं, इस लाहौर के रेडियस में, लाहौर से बाहर पंजाब में जितने भी लोग हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हुए हैं। अच्छा, इस पर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, सिर्फ स्कूल से छुट्टियां दे देना, उसके बाद मॉल रोड पर साइकिलिंग की एक दिन के लिए वहाँ पे इजाज़त देना, बाकी ट्रैफिक का बंद करना वहाँ पे, ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी स्मोक में कमी नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, आपके रेजिडेंशियल एरिया से ये इंडस्ट्रीज़ बाहर नहीं निकलेंगी, आपकी ग्रीन लैंड पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना बंद नहीं होंगी, आपकी धुआं छोड़ती जो गाड़ियां हैं, गंदे धुएं सड़कों पर, ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो आप ये एक्सरसाइज ही करेंगे, इसका हल और नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तो इंसान इससे डिस्टर्ब है। मैं ये सोचती हूँ बेचारे परिंदे जो आसमान पे उड़े हैं, उनका काम ही है उड़ना, वो तो ज़्यादा स्मोक के करीब उड़ते होंगे, उनकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती होगी। और फिर आपको पता है जब मौसम चेंज होता है तो हम कितने ऐसे जानदार हैं जिनकी मेहमान नवाजी करते हैं, तितलियाँ उड़ के यहाँ पर आती हैं, फिर इसके साथ साथ साइबेरिया से हजारों लाखों की तादाद में माइग्रेट करके परिंदे यहाँ पर आते हैं, तो वो लोग भी यहाँ से स्मोक में जब सांस लेते होंगे, उनकी वो लोग नहीं, वो परिंदे, वो जानवर तो लेकिन आप इधर जानवरों की आपको बड़ी, इंसानों की जिंदगी की यहाँ पे कोई कदर कीमत नहीं है। इंसान जो है कभी कोविड से हम निबरदादमा होते हैं, कोविड निकलता है, डेंगू आ जाता है, डेंगू से लड़ते हैं। हमारी तो पूरी, मैंने कव्वे को खांसते हुए देखा जब मैं ऑफिस आ रही थी, तो एक कव्वे को खांसते हुए देखा, मतलब पता नहीं मुझे भी अब वो क्या, एक बिल्डिंग पे बैठा हुआ था, खांस सकता है जो हालात हैं वेदर के, तो बेचारा बैठ के अपनी चूत से ऐसे मैं ये खांसी कर रहा है स्मोक की वजह से। मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, हर किसी का बुरा हाल है, जानवरों का, इंसानों का, क्योंकि सांस से ही तो हम जिंदा हैं, तो हम इनहेल जो करेंगे उसी का हमारे सेहत पे भी इम्पैक्ट आएगा। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर मसूद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये बताइएगा, ये जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट बड़े बड़े कैंपेन्स भी चला रही है, इश्तेहारात की भी भरमार है, और उसके बाद स्कूल से छुट्टियां भी दे दी गई हैं, मॉल रोड को एक दिन के लिए सिर्फ साइकिलिंग के लिए मुख्तस कर दिया गया है, ये सारी चीज़ों के बावजूद सर स्मोक रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या कहेंगे सर, क्या वजह है, क्या मय्यज मजीद होने चाहिए कि इससे तो हमारी कम से कम जान छूटे?
देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। इसमें जो हम शॉर्ट टर्म काम करते हैं, एक दिन एक्टिविटी कर ली, 2 दिन एक्टिविटी कर ली, इससे स्मोक के ऊपर वक्ती असर तो हो सकता है कि 10% उसके अंदर फॉल आ जाए, परसेंटेज थोड़ी सी कम आ जाए, लेकिन उसके लिए सस्ती किस्म की और किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो व्हीकल आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो चिंकी रिक्शे चल रहे हैं, जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ आपके चल रही हैं, और रात के टाइम अगर आप लाहौर में देखें तो हैवी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा कुछ सड़कों के ऊपर चल रही होती है कि प्रैक्टिकली आपका सांस लेना उसके अंदर मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। और फिर एक और चीज़ आप देखें कि ये आपने जो इंडस्ट्रियल एरिया जो लाहौर शहर के जो ख़ास तौर पे आप देखें कि रिंग रोड के अतराफ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ इंडस्ट्री तहाशा है होती जा रही है, उसकी बजाय अब वो जला के आग हासिल की जाती है और बहुत सारे केमिकल उससे निकलते हैं, और ट्रीटमेंट के बगैर ये सारे के सारे जो केमिकल हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं, इसलिए हवा हमारी आलूदा होनी शुरू हो गई है। इसी तरह से लाहौर के दीगर एरिया है जहाँ इंडस्ट्री बेतहाशा। डॉक्टर साहब, कुछ ऑडियो का डिस्टॉर्शन आ रही है, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। डॉक्टर साहब की बात तो वैसे एक अच्छा, बात ये वही कर रहे हैं जिसका हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि ये जब चीज़ें नहीं होंगी ना, हमारे शायद ना एक क्या फॉर्मेलिटी बन चुकी है कि हमने सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज लाने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी बस, लेकिन जब तक हम उसकी फाउंडेशन तक, उसकी रूट कॉज तक नहीं पहुँचेंगे, उसकी जड़ों तक नहीं पहुँचेंगे, ये तो फिर हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं ना। Exactly. ये तो खुद फरेबी की एक बात है कि हम इन चीज़ों के बाद समझें कि हालात बेहतर होंगे, स्मोक से जान छूटेगी। अच्छा, उसमें ये है कि सबसे पहले रोल मॉडल के तौर पे ना, जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने बोला था कि मिनिस्टर्स जो है ना, सबसे पहले जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जब आप उनको 600 लीटर फ्री का फ्यूल देंगे, आवाम की जेब पे उसका असर पड़ेगा, तो वो जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, असल में उन पर ये ऑब्लिगेटरी बना दें, मैंडेटरी हो कि कोई भी एक पब्लिक ऑफिस के अंदर एक डे होगा, या एक डे क्या, आई मीन इट शुड बी एज 5 days या 6 days, ये SOPs बना दें। हाँ, कि वो लोग साइकिल पर आएँ, मतलब अपने जिन्होंने ऑफिस पर आना है वो साइकिल पर आएँ, और फिर बच्चे जिनके जो कि खुद साइकिल राइडिंग कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे ये इतनी ज़बरदस्त सजेशन है आपकी, ये इतनी ज़बरदस्त सजेशन है कि इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी है ना, आप ये सजेशन को तो ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये आप इस पर प्रॉपर वर्क करें ना, तो आपको पता चले कि हमारे लाहौर के अंदर जो रोड्स बनाई गई हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि बाइसिकल लाइन मौजूद ही नहीं है। जब बाइसिकल लाइन मौजूद अगर वो चलें, वो उसकी तरफ भी आएंगे, बट अगर ये शुरू किया जाए, आई एम डेड श्योर कि अगर इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए तो लोग खुद आना चाहेंगे। साइकिलिंग से एक तो आपकी बचत बहुत होती है, इकोनॉमिकली आपको बहुत फ़ायदा होता है, फ्यूल नहीं डलवाना पड़ता है। फिर जब लोग देखते हैं ना कि उनके जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो खुद साइकिलिंग पर आ रहे हैं, तो वो जो सफ़ेद तबका है, सफ़ेद पोस्ट तबका है, वो इनकरेज होता है, वो मोटिवेट होता है, वो इस पर आता है। इसके फ़वाइद, आपकी हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है, फिर उसके अलावा आपकी बचत है पैसों की भी, और उसके अलावा फिर आपका इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ इतवार के दिन सिर्फ मॉल रोड को स्पेसिफिक किया। ये सारी अभी केयर टेकर सेटअप है ना, केयर टेकर सेटअप के अंदर ऐसा कर दे कि गवर्नमेंट ने तो स्पेसिफाई एक दिन के लिए सिर्फ मॉल रोड को किया है, तो वाई नॉट कि आप पूरी रोड को इस पे कर दें। हाँ, इन केस अगर कोई इमरजेंसी है तो गाड़ियां वगैरह करें, लेकिन इनकरेज किया जा सकता है। हाँ। जब आपके रोल मॉडल्स, जब आपके पॉलिटिशियंस खुद साइकिलिंग पर आना शुरू होंगे। आपको याद है हमने एक MAU कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा थी जी, वो फीमेल थी और वो साइकिलिंग करती हैं और कितने सालों से वो अपने घर से साइकिल पर आती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए आगे बढ़ें, इससे हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट पर ज़्यादा आपने रहना नहीं है। हम तो खुद देखते हैं कि इतनी स्मोक है, पेरेंट्स और बच्चे मास्क का इस्तेमाल ही नहीं है। कम से कम मास्क पहनना तो आपके इख्तियार में है ना, ये तो आप अपने तय कर सकते हैं। तो हर चीज़ भी हमें हुकूमतों पर डालने की ज़रूरत नहीं है, हम भी अपनी जिम्मेदारियों का मलबा हुकूमतों पर डालते हैं।
इससे अगर आप लोग मास्क पहनेंगे या आप पहनेंगे या मैं पहनूंगा तो हमारी अपनी सेहत के लिए बेहतर है। एग्जैक्टली। अच्छा, मास्क मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो मास्क से भी स्मोक की वो बदबू और वो जलन महसूस हो रही होती है। आप मास्क इस तरह कहकर डिस्करेज ना करें, मास्क पहने। मुझे ऐसा लगता है मेरे तो मास्क ने भी ना मेरे पे काम करना छोड़ दिया। नया मास्क ले लेना। नया मास्क की बात मैं कर रही हूँ, नया मास्क लेने KN95 की बात कर रही हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता था कोरोना के टाइम पे सांस नहीं आता था उसमें, लेकिन अभी उसके अंदर से भी मुझे स्मोक की स्मेल फील होती है इतनी ज़्यादा और आंखों में जलन होती है। और जब तक लाहौर में रहेंगे ये चीज़ें तो हमने सुबह सुबह आकर बोलना होता है, एनर्जेटिक वॉइस देनी होती है। जब गला ख़राब होता है तो फिर एक पता है बड़ी डिस्टर्बेंस सी होती है, आप जो कहना चाह रहे होते हैं गला आधी आवाज़ आपकी निकाल ही नहीं रहा। हमारा अब एंकर्स का जो स्क्रीन के लोग हैं उनका अगर गला ही ठीक नहीं होगा तो बाकी चीज़ वो क्या करेंगे। हाँ, लेकिन हकीकत है हमें इस चीज़ के साथ सर्वाइव करना है और इससे लड़ना है। लेकिन कोविड के बाद तो हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, रेमेडीज आनी चाहिए। वैसे कोविड के टाइम पे ना कितने यूट्यूबर्स ने कोविड से बचने के लिए ये करें, कोविड से बचने के लिए, तो अब स्मोक से बचने के लिए भी ना जो नीम हकीम है ना यूट्यूबर्स, वो एक्सपर्ट हो जाए, किसी एक का टोटका ही अच्छा चल जाए कि आवाज़ और आंखों में जो जलन। मेरा ख्याल है इसका सबसे बड़ा टोटका यही है, या तो आप शहर से बाहर कोई नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाएं, अदरवाइज आप घरों में रहें। अगर बाहर निकलना है ना, इससे बढ़कर कोई टोटका नहीं है। जॉब छोड़ के सारे नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, मसलन जो जा सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे रहना है तो आपको मास्क पहनना। वो कोविड के बाद मेरा ख्याल है कि हमारी ये प्रैक्टिस बन जानी चाहिए मास्क पहनने की। हमें नॉट द ब्रेक, हमारी आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।